समृद्धि, अगर आपको आपकी समृद्धि मैम, आपकी दीदी कॉम्बिनेशन में मेमोरी अगर आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तो जल्दी से एक बारी प्यारा सा सनफ्लावर बनाओ और फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा आज का सेशन, जो कि है लास्ट चैप्टर ऑफ साइंस, है ना। आई जस्ट रिकॉल दोज डेज जब हम पहली बारी मिले थे, है ना, पहली क्लास हुई थी, हमने कहा था आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर क्लास 9 साइंस का, विच वॉज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, एंड हियर वी आर विद द लास्ट चैप्टर, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। आज, है ना, हम ये आखिरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड बेटा ये जो आखिरी चैप्टर है भाई, ये इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है आपको कि मैम ये कैसी बातें हैं, ये तो हमें सब पता है, राइट। तो बहुत ही जल्दी जल्दी हमें क्या करना है भाई, वाला चैप्टर पढ़ना है। अक्सर, है ना, अक्सर क्या होता है, बच्चे जबरदस्ती खींचते रहते हैं क्लासेस को, कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना जल्दी हम पढ़ पाएंगे, जितना जल्दी पढ़ पाएंगे उतना जल्दी खत्म कर पाएंगे, और जितना जल्दी खत्म कर पाएंगे उतना जल्दी बेटा हम क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आगे आने वाले फाइनल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। टू सैड क्यों होना है, अगले साल 10th में भी तो पढ़ोगे ना मुझसे, है, सैड क्यों होना है, इसमें सैड क्यों होना है, वाई सैड, मिलेंगे, आई लव यू ऑल, ठीक है। तो चलिए बेटा, चलिए, कितने लेक्चर्स लगेंगे, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। देखो भाई मेरी तो प्लानिंग ऐसी है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो मेरी तो देखो बेटा प्लानिंग क्या है, मेरी प्लानिंग तो ये है कि एक लेक्चर में सारा प्लांट वाला पार्ट डिस्कस कर दो, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक में पूरा प्लांट्स और एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई है, और एक पार्ट में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात हुई है, जहां पे कि भाई कैटल फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इन सब चीजों के बारे में क्या हुआ था, डिस्कशन हुआ है। तो मैं तो देखो ऐसे ही पढ़ाना पसंद करती हूँ, बट आई नो, हाँ सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो, है ना। तो जितना जल्दी से, हाँ, क्योंकि आई नो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ और उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानती हूँ, है ना। जो मैं सोच के आती हूँ वो तुम होने ही नहीं देते हो, है ना, क्योंकि सोच के आते हैं। आज मैम ने बोला ऐसे करना है तो हम एक काम करते हैं, हम अपोजिट करेंगे, जो मैम बोले उसका अपोजिट करना है, तो मैं इसलिए कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, है ना। चलिए तो जल्दी से करते हैं बेटा चैप्टर स्टार्ट। तो कल संडे था, संडे को बेटा आपको साउंड चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कशन मैंने दे दिए थे, एंड आई होप बेटा आप सभी बच्चों ने उस लेक्चर को देख लिया होगा। केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीटेड, बायो का भी भाई, ये कि बायो तो क्या है भाई, जनरल चीजें हैं बहुत ज्यादा, है ना। बायो में पता नहीं इसको क्यों डाल रहे हैं, बहुत ही जनरल चीजें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखोगे बेटा सोशल स्टडीज के, इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी आ रहे हैं, है ना। इसमें आप एसएसटी में जो बचपन में पढ़ते थे ना 3rd 4th क्लास में, वो सब चीजें आपको यहाँ पे क्या है बेटा, मिस यू मैम, अरे भाई मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ, यहीं पर हूँ, है ना। तो जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। बात यह है बेटा, मैं अभी नहीं बोल रही कि 2 लेक्चर में पढ़ेंगे या 4 लेक्चर में पढ़ेंगे या 10 में पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी, है ना। कोशिश ये है कि भाई 4 लेक्चर में खत्म कर दे, 3 से 4 लेक्चर में उसको खत्म कर दे। 1000 लेक्चर ले लो, ओहो हो, देखो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितना प्यार है इनको पढ़ाई से और समृद्धि मैम से। मोल कॉन्सेप्ट भी बेटा मैं लेक्चर दे दूंगी यार, देयर इज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन मी राइट नाउ, बहुत मतलब बर्डन तो बेटा दिस इज माय वर्क एक्चुअली, बट बहुत सारी चीजें चल रही हैं यार साइमल्टेनियसली, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसे ही बेटा आपका बैच से फ्री होती हूँ मैं डलवा दूंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, लव यू ऑलवेज। चलिए बेटा तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। चैप्टर को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस करता है कि हम अपनी प्लांट की, है ना, प्लांट से होने वाले एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस करता है एनिमल से होने वाले, एनिमल के हस्बैंड्स को एनिमल हस्बेंड्री को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार, बहुत ही डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर्स है, आप एंजॉय करोगे, है ना। बहुत बच्चे इसको एंजॉय करते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं बोरिंग है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी हिसाब से बेटा उसका बैलेंस बनाते हुए क्या है बेटा चलेंगे, ठीक है। चलिए तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा, चैप्टर का नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले बेटा आप मुझे बताओ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है जैसे हम स्कूल में जाते हैं और हमें स्कूल में मैडम कहती है इसको थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंप्रूवमेंट मतलब बेहतर,
इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? बेहतर, है ना, किसी चीज को बेटर बनाना, किसी चीज को इंप्रूव करना मतलब किसी चीज को और बेटर करना, ठीक है। फूड रिसोर्सेस, ठीक है, फूड का मतलब क्या होता है? खाना, और रिसोर्सेस का मतलब होता है जहां से हमें कोई चीज मिल रही हो, जहां से, अरे रोहित, अरे भाई रोहित खुश हो जाएगा। रोहित तेरे नाम की स्पैमिंग देख रहा है तू? तेरे नाम की स्पैमिंग है? रिवील करना है तेरे को अपना फेस, फेस रिवील, फेस रिवील, रोहित भैया फेस रिवील, ठीक है ना? तो तैयार होके आई हो आखिरी क्लास में अच्छे से टी शर्ट पहन के पीडब्ल्यू के, ठीक है। बोल दिया है भाई, रोहित भैया को बोल दिया है फेस रिवील के लिए, फेस रिवील रोहित भैया आ जाएंगे, वो भी आप टेंशन मत लो, पर पहले पढ़ तो लो, पढ़ तो लो। देख तेरे नाम की पॉपुलर हो गया रोहित भाई ठीक है, हाँ करवा देंगे भैया, उनका फेस रिवील भी करा देंगे, पहले हमारा फेस भी देख लीजिए, है हमारा भी देख लीजिए बेटा, 2-3 क्लासेस में हमारा भी देख लीजिए, फिर आखिरी क्लास में उनसे भी मिलवा देंगे, ठीक है। चलिए भाई अब मेरे को बातें तो करने दो थोड़ी सी। तो बेटा फूड रिसोर्सेस, फूड मतलब खाना, रिसोर्सेस मतलब जहां से हमें कोई पर्टिकुलर चीज मिलती है, जहां से हमें कोई पर्टिकुलर चीज मिलती है वो हमारा रिसोर्स हो जाता है, वो हमारा रिसोर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो इस पूरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हम अपने फूड रिसोर्सेस को और कैसे बेटर कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप मुझे बताइए कि हमारे फूड रिसोर्सेस क्या है, मतलब हमें फूड कहां कहां से मिलता है, हमें फूड कहां कहां से मिलता है। तो फूड हमें या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, फूड हमें या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। फूड बेटा या तो हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है। अब देखो बेटा, जब हम प्लांट से फूड लेते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है बेटा? सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट, ऑयल्स, कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस, राइट। ये क्या होता है मैडम जी? इतनी अंग्रेजी तो हमें आती ही नहीं। सीरियल बेटा ग्रेन वगैरह हो गया ना, ग्रेन्स, सीरियल ग्रेन्स, है ना, सीरियल ग्रेन्स मतलब चावल, मक्का, गेहूं, जवार, बाजरा, सीरियल्स हैं, है ना। उसके अलावा पल्सेस बेटा दाल वगैरह हो गई, है ना, दाल वगैरह हो गई, वेजिटेबल्स हो गई बेटा, है ना, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ऑयल सीड्स मतलब ऐसे बीज जिनका हम ऑयल यूज करते हैं, जैसे कि बेटा सनफ्लावर सीड ऑयल, है ना, आपने देखा होगा टीवी में एड जाती है कि सनफ्लावर ऑयल खाओ, है ना, सनफ्लावर ऑयल खाओ। तो सनफ्लावर का जो तेल निकाला जाता है उसके बीज में से निकाला जाता है, तो वो ऑयल सीड हो गया, ठीक है। उसके अलावा कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस बेटा, जैसे सॉसेस वगैरह हो गई, है ना, और स्पाइसेस हो गए बेटा, है ना। अब ये जो हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, ये सब चीजें जो हमें मिलती हैं, बहुत सारे स्पाइसेस, है ना, दालचीनी जिसको सिनेमन बोलते हैं, है ना, समोसा सिंह की भी याद आएगी तुम्हें है ना। ये सब चीजें बेटा हमें कहां से मिलती हैं? ये सब चीजें हमें कहां से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। और ये सब चीजें क्या है बेटा? ये सब चीजें क्या है? हमें प्लांट से मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इनका एग्रीकल्चर किया जाता है, क्योंकि इनका एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। चलो अब बेटा, अब जब मैं एग्रीकल्चर की बात करती हूं, है ना, तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीकल्चर? व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीकल्चर, है ना। अब बच्चे कहेंगे मैम जब पेड़ पौधों को उगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं मैम पेड़ पौधे उगाना मतलब एग्रीकल्चर। तो बेटा अगर मान लो मैंने अपने घर की छत पे जाके मैंने 3 पेड़ लगा दिए अमरूद के, है ना, और मैंने 2 पेड़ लगा दिए मान लो बेटा उसके धनिये के, है ना, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम एन एग्रीकल्चरिस्ट, आई एम अ फार्मर, आई डू एग्रीकल्चर। क्या मैं ये बोलूंगी? नहीं, है ना। आई विल नॉट से कि भाई मैं एग्रीकल्चर करती हूँ या मैं फार्मिंग करती हूँ, बलिए फार्मिंग पक्का कारोबार नहीं। आई विल नॉट से दिस कि मैं खेती करती हूँ, है ना, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने अपने घर की छत पे 3 अमरूद के पेड़ लगा दिए हैं और 2 धनिये के पत्ते उगा दिए हैं, दैट विल नॉट बी नोन एज फार्मिंग और एग्रीकल्चर, राइट। नहीं बोलेंगे उसको, है ना। तो क्या मतलब होता है? वेरी गुड। जब हम लार्ज स्केल पे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वेरी गुड, है ना, उसको क्या बोलेंगे? खेती बाड़ी नहीं बोलेंगे, वेरी गुड। जब हम फार्मिंग प्रोसेस को बहुत ही लार्ज स्केल पे करते हैं, वेरी गुड, है ना। तो तुम ये सब एसएसटी में पढ़ते हो, जब बहुत ही लार्ज स्केल पर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, है ना, इन ऑर्डर टू, है ना, टू
प्रोक्योर सम मनी फ्रॉम इट, है ना। बहुत ही लार्ज स्केल पर जब हम पेड़ पौधों को, है ना, उगाते हैं, फार्मिंग करते हैं सो दैट हमें उससे पैसा मिले, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। और हमें पता है कि भाई एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर नेशन। हमारे देश में बेटा बहुत सारी जनता जो है, जब हम अपने बचपन में पढ़ते थे तो बेटा हम पढ़ते थे कि 60% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, पर जो अब नहीं पता ये परसेंटेज क्या है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, आपको पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, है ना। आपको पता है तो मुझे बता दीजिए, बट यस आई नो बेटा, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल डू एग्रीकल्चर, है ना। बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं इंडिया में, एंड समझ आ गया, ठीक है। वैसे ही भाई हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं। एनिमल्स से क्या हम कोई खाना लेते हैं? क्या हम कोई खाना एनिमल से लेते हैं? बिल्कुल, हम एनिमल से बेटा डेली कह रही हूँ, डेली लेते हैं, हाँ डेली डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं। मैम क्या बोल रहे हो? देखो बेटा, क्या हमें कोई खाने पीने की चीजें एनिमल से मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं बेटा। मिल्क है ना, भैंस का, गाय का, बकरी का, ऊंट का, कहीं का भी बेटा दूध तो पता नहीं लोग कैसे किस का पीते हैं, है ना। तो मिल्क हो गया बेटा, मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती हैं, दूध दही का खाना, जय हरियाणा, है ना। तो बेटा कर्ड दही हो गई, बटर हो गया, बटर मिल्क छाछ हो गई, है ना। मीट हो गया, हम तो नहीं खाते हैं नॉन वेज, आई डोंट ईट नॉन वेज, बट बेटा लोग मीट खाते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है, ठीक है, मीट बेटा, है ना, लोग चिकन वगैरह खाते हैं, फिश खाते हैं, गोट खाते हैं, राइट। एग्स हो गए बेटा, एग्स को खाया जाता है, एग्स को कंज्यूम किया जाता है। हनी हो गया बेटा, ये भी एनिमल से मिलता है। फिश को लोग डायरेक्टली खाते हैं, और भी बहुत सारे सी प्रोडक्ट्स, है ना। आप खाने को ऑक्टोपस भी खा रहे हैं, खाने को तो लोग चमगादड़ भी खा रहे हैं, खाने को तो लोग पता नहीं क्या 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 खाए जा रहे हैं, वी डोंट नो, है ना। बहुत सारी चीजें खाई जा रही हैं, चाइना वाली तो पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा खाना हम डेली लाइफ में खाते हैं। सुबह से शाम तक बेटा हम बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ फूड। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ फूड। और उस फूड का रिसोर्स क्या है बेटा? उस फूड का रिसोर्स मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स है। उस फूड का रिसोर्स मेनली कौन है बेटा? प्लांट्स एंड एनिमल्स। सुबह उठ के दूध पीते हो, एनिमल से मिलता है। रोटी खाते हो, गेहूं से बनती है, प्लांट से मिला है। उस पर जो घी लगा रहे हो, एनिमल से मिलता है। हनी खा रहे हो बेटा, एनिमल से मिला है, ठीक है। अंडे खा रहे हो, एनिमल से मिला है। शाम को दाल रोटी सब्जी बन रही है, चावल बन रहा है, प्लांट से मिला है। तो कुल मिला के भाई खाना हमें मिल रहा है, खाना हमें मिलता है प्लांट्स और एनिमल से। जब खाने की बात हो रही है जो हमें प्लांट से मिला है बेटा, वहां पे एग्रीकल्चर की बात होती है। और जब हम बहुत ही लार्ज स्केल पे क्या करते हैं बेटा? एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं। जब हम बहुत ही लार्ज स्केल पर एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई फूड है, ये है, वो है, तो आप मुझे बताओ कि हम फूड खा ही क्यों रहे हैं? वाई वी आर ईटिंग फूड? फूड हम खा ही क्यों रहे हैं? What we will get from this food? हम क्यों खाते हैं खाना? सुबह उठ के मम्मी दूध पिला देती हैं, है ना, खाना खिला देती हैं, हमें खाना पैक करके हमें भेज देती हैं। थैंक यू सो मच भैया, है ना। तो भाई हम फूड खा ही क्यों रहे हैं? क्योंकि फूड जब हम खाएंगे तो फूड से हमें क्या मिलेगी? फूड से हमें एनर्जी मिलेगी। वेरी गुड। फूड से हमें क्या मिलेगी? फूड से हमें एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा। वेरी गुड, है ना। एनर्जी मिलेगी, है ना, हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे कि हमें फूड जब हम खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी बनाएंगे, प्रोटीन से हम अपनी मसल्स बनाएंगे, राइट। तो बेसिकली हम फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है। हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए फूड चाहिए। नॉट जस्ट दिस बेटा, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनसे मिलकर टिश्यूज बने हुए हैं। टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो बेटा हमें पता है कि हमारे टिश्यूज डैमेज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये फूड हमें क्या करता है? ये फूड हमें हेल्प करता है इन रिपेयर ऑफ ओल्ड डैमेज्ड टिश्यूज, राइट। तो इसलिए हमें फूड जरूरी है, और ये हम समझ चुके हैं कि फूड चाहे हम प्लांट से ले या एनिमल से ले, फूड चाहे हम प्लांट्स से ले या एनिमल्स से ले, हमारे इस काम आएगा। तो फूड हमें प्लांट्स से भी मिल सकता है और फूड हमें एनिमल्स से भी मिल सकता है, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई, बेसिक बात ये थी। चलिए अब बेटा
यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि चैप्टर का नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब बेटा हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत ही क्यों है? राइट, चैप्टर कह रहा है कि भाई हमें अपने फूड रिसोर्सेज को इंप्रूव करना है। मतलब हमें जिन प्लांट्स से, बेटा देखो चैप्टर का नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि जहां से हमें फूड मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, उसको और बेहतर करना है। ठीक है, जिन एनिमल्स से हमें खाना मिल रहा है हमें उन्हें और बेहतर करना है। बात यह है कि क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है? वाई डू वी नीड टू इंप्रूव? क्यों हमें अपने एग्रीकल्चर को बेहतर से बेहतरीन करने की जरूरत है? क्यों भाई, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? देखो भाई, हमें पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, इट इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि भाई चाइना इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया का नंबर सेकंड पे आता था। बट अब इंडिया बेटा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा लोग कहीं पाए जा रहे हैं तो वो इंडिया में पाए जा रहे हैं। ठीक है, और बेटा ये भी बढ़ता ही जा रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भाई क्या है, बहुत ज्यादा है। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा लोग, और जितने ज्यादा लोग बेटा उतनी ज्यादा डिमांड। तो क्या है भाई, हायर डिमांड है। क्या है भाई, ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण खाने की डिमांड ज्यादा है। ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण क्या है, हाई डिमांड है, हाई डिमांड ऑफ फूड है, इसलिए हमें खाना ज्यादा प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा बेटा एक प्रॉब्लम और है, वो ये कि लिमिटेड स्पेस है। किस चीज का? एग्रीकल्चर का। लिमिटेड एग्रीकल्चरल लैंड या एग्रीकल्चरल स्पेस। अरे लिमिटेड एग्रीकल्चरल लैंड, जिस लैंड पे बेटा एग्रीकल्चर किया जा रहा है वो लिमिटेड है। वो क्या है बेटा, वो लिमिटेड है। ठीक है, जिसके कारण क्या है बेटा, लिमिटेड सप्लाई है। लिमिटेड क्यों है? अब बेटा देखो, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि एग्रीकल्चर करना है तो सारे जंगलों को खत्म कर दो। ठीक है, ठीक है, ये तो कोई लॉजिक नहीं है बेटा, है ना? अरे भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि हम क्या करें बेटा, ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई, खेती बाड़ी की जमीन कम पड़ रही है, काम करते हैं, साथ में जो जंगल पड़ा है उसको पूरा का पूरा उड़ा देते हैं। अरे भाई, ये क्या बात हुई, है ना? खाना उगाने के चक्कर में तुम सारे जंगलों को कैसे काट सकते हो? क्योंकि वहां जंगल में बेटा वो जो जीव जंतु हैं, वो जो एनिमल्स हैं बेटा, वो बहुत जरूरी है ना? हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, है ना बेटा? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेटा हम ये भी नहीं कर सकते, है ना? ये भी नहीं कर सकते कि भाई घर तोड़ के सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, लोग रहेंगे कहाँ? तो वहां पे बेटा एक बैलेंस जरूरी है। एग्रीकल्चर भी जरूरी है, लोगों के घर होना भी जरूरी है, जंगल भी जरूरी है, इंडस्ट्रीज भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। बट कुल मिलाकर बात यह है, कुल मिलाकर बात यह है, क्या है? लिमिटेड सप्लाई है। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई, क्योंकि लिमिटेड जगह है जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम क्या करें, फिर क्या करें? अब हम कुछ ऐसे तरीके ढूंढ कर लाए हैं, जिससे क्या होगा बेटा, जिससे हम क्या करेंगे, ये जो इंक्रीजिंग फूड डिमांड है, हम क्या करके लाए हैं भाई? हम कुछ ऐसे तरीके ढूंढ कर लाए हैं जिससे क्या है भाई, ये जो फूड डिमांड बढ़ रही है उसको हम फुलफिल करें। ठीक है, मैं चैट बंद कर रही हूँ। ये सब चीजें बेटा तुमने पहले पढ़ी हुई होंगी, इकोनॉमिक्स वगैरह में कहीं ना तुमने पढ़ा होगा। हमें बेटा क्या सोचा साइंटिस्ट, या नॉर्मली भाई, नॉर्मली, है ना? अब सुनो मेरी बात, एग्रीकल्चर होता है बट वहां पर कुछ हम ऐसी साइंटिफिक चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जहां से क्या होगा बेटा, वो एग्रीकल्चर से जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है हम उसको और इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब मान लो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास मान लो एक खेत है। ठीक है, उस खेत में क्या किया जा रहा है भाई, उस खेत में कोई पर्टिकुलर फसल को ग्रो किया जा रहा है ना? मान लो बेटा
उस खेत में क्या किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर फसल को, एक पर्टिकुलर क्रॉप को क्या किया जा रहा है बेटा, ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। और वहां पे बेटा एक फार्मर जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, जिसको इतना पता नहीं है कि यार मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ, मैं फर्टिलाइजर, मैन्योर, खाद वगैरह यूज करके, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करके, मतलब उसको ये सब चीजें पता ही नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सब चीजें। और नॉर्मली वो क्या कर देता है, 5000 टन पर हेक्टेयर की फसल क्या कर देता है, इससे निकाल देता है, ठीक है। अब बेटा हम एज एन इंडिविजुअल, एज एन एजुकेटेड इंडिविजुअल, है ना, या सरकार जहां पे बेटा हम इतना इतना टैक्स देते हैं, वो क्या करती है बेटा, कुछ नहीं करती, पहली बात तो, ठीक है, ठीक है, करते हैं कभी कभी करते हैं, ठीक है। क्यों ना फार्मर्स को एजुकेट किया जाए कि आप इस तरीके के सीड्स लाइए, आप इस तरीके की, है ना, आप इस तरीके की खाद, फर्टिलाइजर्स डालिए, आप इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डालिए, आप वीडिंग कीजिए, जो वीड्स हो जाते हैं उनको हटाइए। और बेटा ये सब चीजों को अडॉप्ट करने के बाद, है ना, ये सब चीजों को अडॉप्ट करने के बाद बेटा, ये सब चीजों को अडॉप्ट करने के बाद उसी सेम फील्ड से पता है क्या है, हमारी जो ईल्ड है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो बेटा वो सब मेथड्स जो हमने सजेस्ट किए कि आप मैन्योर यूज करिए, आप फर्टिलाइजर यूज करिए, आप हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स यूज करिए, आप अच्छे से इरिगेशन करिए, आप इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डालिए, उससे आपकी फसल डैमेज नहीं होगी, है ना, आप इस तरीके से सीड्स को, ग्रेन सीड्स को आप स्टोर करिए। तो हमने कुछ ऐसे मेथड्स क्या करे भाई, इंट्रोड्यूस करे इंडियन फार्मिंग में, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिससे क्या हुआ, स्पेस उतना ही था। अब क्या हो रहा है, इसी फार्म लैंड से पहले 5000 टन हेक्टेयर होता था, अब मान लेते हैं बेटा, अब मान लेते हैं क्या है, 6500 टन पर हेक्टेयर क्या हो रहा है, फसल प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने क्या कर दिया बेटा, कुछ मेथड्स को यूज करके क्या कर दिया बेटा, प्रोडक्टिविटी क्या कर दी, इंप्रूव कर दी। और इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, पूरे चैप्टर में बेटा हमको ये पढ़ना है कि कैसे हम क्रॉप की ईल्ड को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। चलो अब बेटा एनसीईआरटी में, है ना, कुछ डिस्कशन किया गया है कि भाई कैसे टाइम टू टाइम कुछ एफर्ट्स किए गए, कैसे टाइम टू टाइम कुछ एफर्ट्स किए गए इस चीज को इंप्रूव करने के लिए। अब ये तो है नहीं कि हम ही ऐसे लोग हैं कि हमें सूझी है कि अरे यार काश एग्रीकल्चर को बेटर कर सकते हैं। बेटा हमसे पहले वाले बेटा बहुत लोग आए हैं जो बहुत मेहनत करके गए हैं देश के लिए। जब हमारा देश आजाद हुआ बेटा, उस टाइम एक्चुअली में बहुत ज्यादा भूखमरी थी, है ना। यस दिस इज ट्रू। पार्टीशन हुआ, कितने लोग बेटा इस तरफ से इस तरफ आए, इस तरफ के लोग कुछ इस तरफ गए, है ना। और कुछ पॉलिसीज बेटा ऐसी थी, है ना, अंग्रेजों की। तो कुल मिला के बाद भाई बहुत गरीबी थी, एजुकेशन नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लिटरेसी रेट बहुत कम था। लोगों को सिर्फ ये पता था भाई ये हमारी ये हमारी जमीन है, ये हम बीज खरीद कर लाएंगे, सॉइल में डालेंगे, फसल होगी, थोड़ी बहुत घर में रख लेंगे खुद के लिए खाने पीने के लिए और बाकी बेच देंगे, राइट। एक्चुअली में बेटा बहुत ज्यादा उस टाइम दिक्कतें थी। और हमारे उस टाइम पे बेटा धीरे धीरे, है ना, जो भी लीडर्स थे, हमारे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस टाइम पे बेटा बहुत मेहनत करी, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई, है ना। और हमारे एग्रीकल्चर को या फिर एनिमल हस्बेंड्री को, इन सब चीजों को बेटर करने के लिए क्या किया बेटा, काम किया। तो बेटा एक चीज बहुत फेमस है, आपने बेटा एसएसटी में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बताओ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बताएंगे। क्या आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है? हैव यू स्टडीड अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन? क्या आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा है बेटा? राइट, ग्रीन रेवोल्यूशन, यस, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था बेटा, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई, है ना, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। उसमें क्या किया गया बेटा, लोगों को एजुकेट किया गया। उस टाइम पे बेटा बहुत ही लार्ज स्केल पे, है ना, आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा बेटा, बहुत लार्ज स्केल पर लोगों को एजुकेट किया गया कि आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करिए, आप मैन्योर का, खाद का, फर्टिलाइजर का यूज करिए, आप अपने खेत में किस तरीके से, है ना, आप अपने खेत में
मतलब अब हम तो बेटा हिंदी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं ना कि आप भाई हल जोतना है ना, जो सॉइल है उसकी कैसे प्लोइंग करनी है, ये सब चीजें बेटा लोगों को अच्छे से क्या करी गई, सिखाई गई उस टाइम पे। और इससे क्या किया गया बेटा, इंडिया के एग्रीकल्चर को और बढ़ावा दिया गया। इंडिया का जो एग्रीकल्चर था बेटा उसको काफी ज्यादा एलिवेट किया गया। यस, 1960s में इस टाइम पे किया गया था, है ना। तो बहुत चीजें इंट्रोड्यूस हुई बेटा इस टाइम पे, जिसने हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को काफी बदला था उस टाइम पे। और एम ई स्वामीनाथन जी को इसका क्या किया जाता है बेटा, श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इनके नाम पे बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाई गई हैं, ठीक है, जिनका आज तक क्या है बेटा फॉलो किया जाता है। तो ही इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वैसे ही बेटा व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं बेटा। ये किया गया इंडिया के अंदर होने वाले मिल्क प्रोडक्शन को और बेटर करने के लिए। तो बेटा देखो पहले के जमाने में क्या होता था, ऑलमोस्ट बेटा लोग गांव में रहते थे, गांव में बेटा सबके पास अपनी गाय भैंस होती हैं खुद की, है ना। हमें भी याद है बेटा, हम रहते थे तो हमारे बिल्कुल घर के साथ में हमारे ताऊ जी का घर था, तो उनके घर में बेटा भैंसे वैसे बंधी हुई थी, है ना, मस्त एकदम वही वहीं से निकाल के दूध पीते थे, है ना। तो उस टाइम पे बेटा ये चीजें हैं कि डेयरी मतलब लोगों के घरों में ये था, है ना, गाय भैंस ये सब चीजें थी। और इंडिया के अंदर बेटा क्या है, मिल्क प्रोडक्शन को और बेटर किया जा सकता है ना, इसको और रेवोल्यूशनाइज किया जा सकता है। कैसे इंडिया में होने वाले मिल्क प्रोडक्शन को और बेटर किया गया, इसको कैसे इंप्रूव किया गया बेटा, तो वर्गीस क्यूरीन, है ना। वैसे बेटा ये इंदिरा गांधी जी ने कराया था, आई डोंट नो आपने इसके बारे में पढ़ाया नहीं पढ़ा है, बट यस इसको इंदिरा गांधी जी ने कराया था, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो बेटा हाँ अमूल, है ना। तो आपने अमूल के बारे में सुना है, अमूल के बारे में सुना है, अमूल का दूध भी आता है, अमूल का दूध बहुत बिकता है इंडिया में, अमूल AMUL, अमूल फुल फॉर्म इसकी कुछ ऐसे है, आनंद मिल्क, ऐसे कुछ करके मुझे आगे याद नहीं आ रहा, आनंद मिल्क याद आ रहा है। तो ये जो अमूल है ना बेटा, इसको उस टाइम पे सेटअप किया गया, गुजरात के अंदर है ना। हाँ, तो इसको बेटा इसी टाइम पे सेटअप किया गया था। अमूल का जो जन्म है बेटा इसी टाइम पे मिल्क रेवोल्यूशन, सॉरी व्हाइट रेवोल्यूशन के टाइम पे किया गया था। इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। तो ये तभी बनाया गया था, है ना। क्या बोलते हैं, अमूल मिल्क, अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ यूनियन लिमिटेड, हाँ AMUL, अमूल मुल्क कह रही हूँ, अमूल, अरे यार क्या बोल रही हो, हाँ ए का है आनंद मिल्क यूनाइटेड, आनंद मिल्क है ना कि अमूल मिल्क है, हाँ ए का मतलब है आनंद मिल्क, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। तो इसका सेटअप बेटा उसी टाइम पे किया गया था। और आज भी बेटा आपको पता है अमूल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। ऐसे ही फिर लोगों को पता चला कि भाई लोग चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, ठीक है, दूध पी रहे हैं, बट फिर ये पता चला कि भाई इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, है ना। हाँ, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर फिश को बहुत खाया जाता है। हमारी कोस्टल रीजन वाली जो स्टेट्स हैं, जैसे कि भाई वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे बेटा फिश का काफी कंज्यूम किया जाता है ना। तो भाई लोगों को अब भाई फिश प्रोटीन रिच भी होती है, बहुत प्रोटीन होता है फिश में, बहुत लोग खाते हैं। तो भाई उस टाइम पे फिर जोर दिया गया कि भाई फिश प्रोडक्शन को भी क्या किया जाए, थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए बेटा क्या किया गया, ब्लू रेवोल्यूशन किया गया। ब्लू रेवोल्यूशन की मदद से इंडिया में होने वाला जो फिश प्रोडक्शन है उसको बेटर किया गया। और डॉक्टर अरुण कृष्णन जी को क्या किया जाता है बेटा, इसका श्रेय दिया जाता है। वैसे ही बेटा सिल्वर रेवोल्यूशन की गई, जिसकी मदद से बेटा इंडिया में होने वाले एग प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया, है ना। तो एग भी बेटा बहुत लोग खाते हैं, डेली में देखती हूँ, है ना, कि एग इज लाइक पार्ट ऑफ डेली इंडियन ब्रेकफास्ट। तो इंदिरा गांधी जी, है ना, इसको बेटा फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेवोल्यूशन हुई है भाई, गोल्डन रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, बहुत चीजें हुई हैं बेटा। बट ये कुछ 2-4 टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। स्पेसिफिकली आपको ये पता होना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, हमारे सीरियल ग्रेन्स वगैरह को इंप्रूव करने के लिए, व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड बेटा मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन फिश को बढ़ाने के लिए, सिल्वर रेवोल्यूशन एग को बढ़ाने के लिए। क्योंकि इन्हीं सब चीजों के बारे में हमको क्या है बेटा पढ़ना है चैप्टर में, ठीक है। चलो अब फटाफट से
हम देख लेते हैं बेटा, अभी हम बात कर रहे थे कि भाई हमें फूड से ये मिलता है वो मिलता है, तो हम एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो कोई भी फार्मर जब एग्रीकल्चर करता है तो वो मेनली इन सब चीजों को क्या करता है, उगाता है। कोई भी फार्मर जब एग्रीकल्चर करता है तो वो इन सब चीजों को उगाता है। किन सब चीजों को, किस तरीके की क्रॉप्स होती है बेटा, सीरियल क्रॉप्स उगाता है ना। तो कोई फार्मर है बेटा, है ना, वीट मतलब गेहूं, राइस, चावल, मेज, मक्का, मिलेट्स, सोरगम, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये सब कुछ सीरियल ग्रेन्स हैं जिनको हम हमारे फार्मर्स उगाते हैं, और जनरली इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पल्सेस हो गए बेटा, पल्सेस मतलब दाल हो गई है ना, चना, काउपी, वो छोले नहीं होते मोटे मोटे जिनको काबुली चना बोलते हैं, लेंटिल्स बेटा, मसूर की दाल है ना, धुली, क्या मेरे को तो समझ भी नहीं आता, मसूर धुली, मसूर साबुत, चने की दाल है ना, काली दाल, दाल मखनी वाली दाल है ना, मूंग की दाल, मसूर की, ये सब होती है ना बेटा, वो सब यही है, पल्सेस में आ जाती हैं। और इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें मिलता है प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद बेटा ऑयल सीड्स, मतलब ऐसे सीड्स जिनसे हम ऑयल निकालते हैं, है ना, उन ऑयल सीड्स को हम पीस देते हैं बेटा, और उनमें से फिर तेल निकलता है। तो जैसे बेटा सोयाबीन का तेल होता है ना, जैसे आपने देखा होगा टीवी में ऐड आती है, सफोला सोयाबीन तेल, महाकोश सोयाबीन तेल, फॉर्चून सोयाबीन ऑयल। तो क्या है बेटा, सोयाबीन को ऐसे क्रश पीस दिया जाता है, उससे तेल निकलता है। सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट बेटा, बहुत जगह पे लोग क्या बोलते हैं, मूंगफली है ना, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, है ना। तो बेटा है ना, ये इससे क्या होता है बेटा, ऑयल निकलता है। सेसमे सीड्स आजकल बहुत ही ऐसे फैंसी वो बनाई जाती हैं, क्या बोलते हैं, सैलेड्स बनाई जाती हैं, उसमें सेसमे सीड्स ऑयल यूज होता है। कैस्टर ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल तो भाई मैं बचपन में से सर में लगाती थी। कैस्टर ऑयल को हिंदी में बोलते हैं अरंडी का तेल, ठीक है। तो बेटा वो ऐसे बड़ा थिक होता है, बालों में लगाया जाता है, खाने में भी यूज होता है, ठीक है। मस्टर्ड सरसों का तेल, मोस्ट कॉमनली यूज्ड तेल, है ना। लड़कों से पूछो क्या लगाते हो स्किन केयर में, कहेंगे हम सरसों का तेल लगाते हैं, बालों में भी, चमड़ी पे भी, हर जगह सरसों का तेल लगा लेते हैं। तो बेटा नॉट जस्ट दिस बेटा, सरसों का तेल बहुत ज्यादा यूज होता है घरों में, सूखी सब्जियां वगैरह बनाने के लिए सरसों का तेल काफी इस्तेमाल होता है। तो कहाँ से मिलता है भाई, सरसों का तेल किससे निकलेगा भाई, उसके बीज होते हैं, है ना, जो उसके सीड्स होते हैं, है ना, उसके जो सीड्स होते हैं उनको पीसते हैं तो उनमें से तेल निकल आता है। सनफ्लावर कितना अच्छा है, देखो सनफ्लावर कितना सुंदर है, उसके सीड्स को हम डायरेक्टली खा भी सकते हैं, उसके अलावा उसके सीड्स को हम पीस देंगे तो तेल भी निकल जाएगा, ठीक है। तो बेटा जनरली जब हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल में फैट्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, तो बेटा आपको पता है ना, किसान जो है भाई, हमारा किसान भाई जो है मौसम के हिसाब से अलग अलग चीजों को उगाता है। गाजर हो गई, टर्निप क्या होता है, सलगम, है ना, ककम्बर, ऑरेंज, स्पिनच, पालक, सिनामन क्या होता है, बताना, किसी को पता है, दालचीनी को बोलते हैं सिनामन, है ना। तो बेसिकली वो बार्क ऑफ द ट्री से, कभी मम्मी को बोलना, मम्मी घर में दालचीनी है, तो मम्मी आपको ना लकड़ी सी दिखा देंगे, आपको कि मम्मी लकड़ी, तो बेसिकली एक प्लांट होता है बेटा, उसकी बार्क से क्या है बेटा, उसको बनाया जाता है और वो स्पाइसेस में यूज होता है, ठीक है। तो बेटा कोई किसान जो है बेटा ये सीरियल उगा रहा है ना, गेहूं चावल उगा रहा है, कोई दाल उगा रहा है, कोई ये चीजें उगा रहा है, कोई सीधा सब्जियां उगा रहा है, कोई फ्रूट उगा रहा है ना। तो इन सब से क्या मिलता है बेटा, फ्रूट वेजिटेबल्स में से बेटा हमें मिनरल, विटामिन वगैरह, जैसे कि हम बोलते हैं भाई ऑरेंज है तो उससे विटामिन सी मिलेगा। क्या हो गया, अब मैंने सीख लिया है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा बेटा फॉडर क्रॉप्स भी होती हैं। फॉडर क्रॉप्स होती हैं वो वाली क्रॉप्स जो हम अपने लिए नहीं पर जानवरों के लिए उगाते हैं, है ना। तो बेटा हमें पता है कि लोग भाई एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं। अब उनको ये तो नहीं बोल सकते आजा भैंस आजा बैठ के मैगी खाते हैं, खाएगी नहीं, हम उनको बेटा वाला खाना नहीं खिला सकते बैठ के, है ना, कि आजा आज तो मैंने पिज्जा मंगाया है खाओगी तुम, ऐसे नहीं कर सकते जानवरों के साथ। तो जानवरों को बेटा जो क्रॉप्स हम खिलाते हैं उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं फॉडर क्रॉप्स। क्या बोलते हैं, फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। तो बरसिम हो गया, है ना, बरसम हो गया, इसको हिंदी में वैसे बरसम बोल देते हैं, बरसम, है ना। बरसम काटने गए थे क्या जो इतनी देर लगा दी, ठीक है। तो बरसिम हो गया, ओट्स हो गया। अब ये बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज है ना, और सूडान, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ बेटा, मेरे साथ मैं हर साल ये वाली स्टोरी सुनाती हूँ जब भी बैच में पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे ये ओट्स मतलब अब तो बहुत ऐसे फेमस हो गया है,
आज से लगभग 10 साल पहले की बात बताती हूँ। तो उस टाइम पे बहुत चल रहा था कि भाई ओट्स खाना चाहिए, इसमें बहुत हाई फाइबर होता है, इट इज अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट है। तो मैं घर पे बोल रही हूँ कि भाई ओट्स लाना, मम्मी मम्मी ओट्स लेकर आना, मम्मी ओट्स लेकर आना। एंड पापा पूछ रहे हैं ओट्स क्या होता है, तो मैं ढूंढ रही हूँ गूगल पे, है ना, कि ओट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो आता है कि जई, ओट्स को हिंदी में बोलते हैं जई। तो मैंने कहा पापा जई होती है ओट्स। कहते जई, जई खाएगी तू? मैंने कहा क्यों? कह रहे जई तो हम ऐसे उगा देते थे, बट वो हम घर में नहीं लाते थे, वो हमारे घर में जो जानवर थे ना, जो हमारे घर में पशु थे, उनको खिलाने के लिए होता था। मैंने कहा आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, ये ना आजकल बहुत चल रहा है, आजकल पैकेट्स में आता है ओट्स और ये ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बट अगर बहुत ही पहले टाइम पे अगर हम चले जाएं, है ना, आज से 50-60 साल पहले बेटा ओट्स वोट्स कोई कुछ नहीं खाता था, ये सब जानवरों के लिए उगाया जाता था। इसमें काफी ज्यादा हाई फाइबर वगैरह होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बेटा ओट्स जो है, आप कभी भी कोई ऐड आएगी तो देखना ओट्स में वो एक ही चीज बोलेंगे, हाई फाइबर हाई फाइबर हाई फाइबर हाई फाइबर। देख लेना बेटा, कोई भी ओट्स की जब ऐड आती है तो, है ना, ये वाला ओट्स वाला, तो इट इज वेरी हाई एंड रिच इन फाइबर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, फूड होता है बेटा लाइफ स्टॉक के लिए। लाइफ स्टॉक मतलब कैटल वगैरह के लिए। हमारे घरों में जो कैटल, या पहले तो घरों में ही होती थी, बट जो कैटल्स वगैरह होती है ना, गाय भैंस ये सब, तो इनके लिए होता है। तो अलग अलग तरीके की क्रॉप्स क्या है बेटा, किसान लोग उगाते हैं। राइस, अच्छा राइस, अच्छा ये तो हुआ ही नहीं, रुक जाओ। अब बेटा जब हम क्रॉप्स की बात करते हैं, बेटा तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। तुमने 8th क्लास में बेटा एक चैप्टर पढ़ा होगा, फूड प्रोडक्शन, है ना। आई रिमेम्बर क्लास 8th का, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर ही यही होता था क्लास 8th की किताब में, साइंस में चैप्टर नंबर 1 आई रिमेम्बर यही था, फूड प्रोडक्शन का था बेटा। वहां पे आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, साइंस में भी आपने पढ़ा हुआ है, आपने एसएसटी में भी पढ़ा हुआ है। भाई हमारी क्रॉप्स 3 तरीके की होती है मेनली, खरीफ, रबी एंड जैद, है ना। जैद के बारे में तो बुक में दिया भी नहीं हुआ है, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बारे में क्या है बेटा, दिया हुआ है, ठीक है। हाँ चलो अब सुनो, मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं है, फूड प्रोडक्शन ही था ना, क्रॉप प्रोडक्शन था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, अच्छा सॉरी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बेटा वहां पे आपने पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली इंडिया में 2 तरीके की मेन क्रॉप्स होती है, एक होती है खरीफ क्रॉप्स, एक होती है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को रेनी क्रॉप्स भी बोलते हैं और रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। इनको खरीफ क्रॉप्स क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये जून के महीने में अक्सर क्या है बेटा, इनको बोया जाता है। बोना मतलब समझते हो ना, कि हमने ये फसल बो दी, मतलब हमने इसके बीज डाल दिए हैं, अब ये धीरे धीरे ग्रो होगी, 1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना में, और हमारी फसल क्या हो जाएगी भाई, हमारी फसल रेडी हो जाएगी, है ना। तो जनरली बेटा खरीफ क्रॉप्स को जो हम बोते हैं वो जून के महीने में बोते हैं, और जून का महीना जो होता है बेटा बारिश का होता है, तो इसलिए इसको रेनी क्रॉप्स बोल देते हैं। और लगभग बेटा अक्टूबर तक, है ना, हमारी दिवाली के आसपास के टाइम तक क्या होता है बेटा, इन क्रॉप्स की हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, इनको काट देते हैं। जैसे कि बेटा राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये क्या है बेटा, एग्जाम्पल हो गए खरीफ क्रॉप्स के। रबी क्रॉप्स क्या होती है बेटा, रबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स होती हैं। जैसे कि अभी नवंबर का महीना चल रहा था थोड़े टाइम पहले, तो नवंबर एंड तक या दिसंबर स्टार्टिंग में क्या होता है, मतलब ये नवंबर दिसंबर में बेटा क्या है, इन क्रॉप्स को हम बो देते हैं। और फिर जब अपना अप्रैल वाला महीना आता है, मार्च अप्रैल वाला महीना जब आता है बेटा, तो क्या हो जाता है, हम इनकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं। तो आपने बेटा एक फेस्टिवल भी देखा होगा, बड़ा फेमस होता है बैसाखी अप्रैल में आता है। तो बैसाखी अप्रैल में आता है, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई बैसाखी के फेस्टिवल पे, है ना, जो किसान होते हैं वो अपनी फसल की पूजा करते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। तो बेसिकली उस टाइम पे बेटा कौन सी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है बेटा, बताना जरा। बैसाखी पे कौन सी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है, रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है, क्योंकि उन्होंने उसको नवंबर दिसंबर के महीने में क्या किया था बेटा, ग्रो किया था, बोया था उसके बीज को, और उसके बाद क्या किया था बेटा, उसके बाद क्या, हाँ बिहू भी होता है, वेरी गुड, है ना। हाँ तो उसके बाद क्या किया बेटा, 2, 2.5, 3 महीने वेट किया, और मार्च अप्रैल के महीने में बेटा क्या हो जाती है, वो फसल पूरी रेडी हो जाती है। तो रबी की क्रॉप थी वो, ठीक है, रबी क्रॉप थी वो, ठीक है। अब बेटा बहुत सारे बच्चे से कंफ्यूज रहते हैं, माँ हमें याद नहीं रहता कौन सी खरीफ क्रॉप कौन सी रबी क्रॉप। अब एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, ट्रिक बताती हूँ बड़ी फनी ट्रिक है एंड गाइस डू एंजॉय माय ट्रिक्स। चलो देखो बताती हूँ, के से याद रखो कीचड़ कब होता है, बारिश के सीजन में, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप क्या है बेटा, रेनी क्रॉप है
खरीफ क्रॉप बेटा, के से कीचड़, और कीचड़ कब होता है? बारिश में। तो खरीफ क्या है? रेनी क्रॉप है। ठीक है, खरीफ क्या है? रेनी क्रॉप है। आर से याद रखो रजाई, आर से याद रखो रजाई। रजाई कब ओढ़ते हैं बेटा हम लोग? जल्दी बताओ, रजाई कब ओढ़ते हैं? सर्दियों में। तो रबी क्रॉप्स क्या है? विंटर क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है? विंटर क्रॉप्स। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, ऐसे याद रखना, सिंपल। के फॉर कीचड़, के फॉर खरीफ, रेनी क्रॉप्स। आर से रजाई, रजाई विंटर क्रॉप्स में होती है। ठीक है, चलिए, हाँ ओके, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वर्ड बता देते हैं बेटा। कुछ क्रॉप्स बेटा क्या होती हैं, बहुत ही कम टाइम में ग्रो हो जाती हैं, इनको समर क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो मार्च से लेके जून के महीने में, जैसे क्या होता है बेटा, बहुत सारी क्रॉप्स जो होती हैं फरवरी के महीने में, मार्च के मिडल में क्या हो जाती हैं, हार्वेस्ट हो जाती हैं। अभी रेनी सीजन आने में टाइम है ना, रेनी सीजन आने में अभी टाइम है, जून आने में टाइम है, तो बीच में 1.5-2 महीने का टाइम है किसान के पास। तो उस टाइम पे भी बेटा वो कुछ क्रॉप्स को ग्रो कर लेते हैं। उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं जैद क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? जैद क्रॉप्स। ठीक है ना, ज्यादा गर्मी, जेड, जेड से याद रखेंगे, ज्यादा गर्मी, हाई गर्मी, है ना। जेड से, जी, जेड से याद रखेंगे, ज्यादा गर्मी। जब ज्यादा गर्मी वाला टाइम होता है, जुलाई, जून, मई जून वाला टाइम, है ना, उस टाइम पे ग्रो होती है बेटा। और आपको पता है इस टाइम पे वो जो फसल आती हैं या जो क्रॉप्स होती हैं बेटा, जनरली कौन सी होती हैं बेटा? वाटरमेलन, आप देखो गर्मियों में आता है, ककम्बर गर्मियों में आता है, मस्क मेलन, खरबूजा गर्मियों में आता है। ये नेचुरल बातें हो रही हैं बेटा। आजकल के टाइम पे तो बेटा क्या है, आजकल के टाइम पे वो बने हुए हैं, आजकल फ्रीजर व्रीजर बने हुए हैं, आजकल तो बेटा सब स्टोरेज हो जाती है, कोल्ड स्टोरेज। बट कुल मिला के बात ये है, वो जो गंदी गंदी सब्जियां आती है ना गाइस, जैसे कि टिंडा, तोरी, है ना, वो सारी बेटा वो सब जैद क्रॉप्स है, वो सब जैद क्रॉप्स है। टिंडा तोरी, है ना, टिंडा तोरी, घिया जिसको लौकी बोलते हैं, वो सब बेटा जैद क्रॉप्स हैं, गर्मी में आती हैं वो। ठीक है ना, हाँ समझ गए, वो सब इसमें आ गई। बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। राइस कैसी क्रॉप है भाई? अच्छा, राइस को एक और नाम दिया जाता है, क्या होता है बेटा? राइस को पैडी भी बोलते हैं, राइस को पैडी भी बोलते हैं। राइस को चावल, धान, भात ऐसे बोलते हैं ना। तुम्हारे यहाँ पे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, है ना? हमारे यहाँ पे तो भाई राइस को चावल ही बोलते हैं, बट बहुत सारी जगहों पे, है ना, धान, भात, पैडी ये सब बोला जाता है। और इसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। राइस एक ऐसी क्रॉप है बेटा जिसको भर भर के बहुत सारा पानी चाहिए, तभी ग्रो हो पाता है वो। और बहुत सारा पानी कब अवेलेबल होता है, कौन से महीने में? बहुत सारा पानी, बहुत सारा राइस कौन से महीने में अवेलेबल होता है? रेनी सीजन में अवेलेबल होता है। रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं? रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जल्दी बताओ। हाँ, चावल, भात, धान, यही बोलते हैं। सही बात है, हमारी लोकल भाषा में बेटा यही बोला जाता है। चौक, चौक बोलते हैं। अच्छा, चलिए, तो आंसर क्या है बेटा? आंसर ए, ऑप्शन ए खरीफ क्रॉप है। 90% बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। इसमें से कौन सी ऑयल सीड क्रॉप है? जल्दी जल्दी करते हैं, इतना टाइम नहीं है भाई। सोयाबीन का तेल लेते हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड का, सरसों का, ग्राउंडनट का, है ना। सोयाबीन का भी तेल निकाला जाता है, सरसों का भी, और ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। ठीक है, चलो आपको बताना है व्हाइट रेवोल्यूशन किस चीज के लिए करी गई थी? व्हाइट रेवोल्यूशन किस चीज के लिए करी गई थी? चैट नहीं, पोल स्टार्ट कर रही हूं। कॉटन के लिए, मिल्क के लिए, एग के लिए या फिर ऑयल के लिए? व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए करी गई थी? कॉटन के प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए, मिल्क के, एग के, ऑयल के, किसके प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन लाई गई थी? व्हाइट, अरे चुप हो जाओ समृद्धि मैम, हम समझ गए, समझ गए मैम, समझ गए। इतनी बारी क्यों रिपीट करते हो मैम आप? हम समझ गए, हम समझ गए।
एक बच्चा यहां पे कमेंट कर रहा है, मैम ग्राउंडनट अखरोट होता है। बेटा वो वॉलनट होता है, वो वॉलनट होता है। हे मूर्ख बच्चों, क्या करूं तुम्हारा। बेटा अखरोट वॉलनट होता है, ग्राउंडनट नहीं होता। ग्राउंडनट मूंगफली को बोलते हैं। क्या करूं मैं इन बच्चों का, क्या रुला देंगे ये बच्चे मुझे एक दिन, क्या करूं मैं। व्हाइट रेवोल्यूशन बेटा मिल्क के लिए किया गया था, आंसर ऑप्शन बी होगा। 86% बच्चों ने सही आंसर दिया है। मूंगफली को बेटा ग्राउंडनट बोलते हैं, पीनट भी बोलते हैं, हाँ पीनट भी बोलते हैं। एक चीज के दो नाम हो सकते हैं, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। बेटा जैसे कॉर्न को मेज बोलते हैं, कॉर्न मक्का हिंदी में होता है ना, मक्का जो आप वो खाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, है ना, पॉपकॉर्न खाते हो, तो पॉपकॉर्न को बेटा कॉर्न भी बोलते हैं, मेज भी बोलते हैं। ठीक है, चलो 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 अब आ जाते हैं बेटा बिल्कुल अपनी मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ऐसी है भाई कि अब हमको कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कुछ तो हमको करना है, जिससे क्या हो जाए, हमारे किसानों की ये जो एग्रीकल्चर की चल रही है बातें शातें, ये ठीक हो जाए, है ना। मतलब एग्रीकल्चर जो चल रहा है भाई वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के क्या है भाई, 3 तरीके हैं। एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव कर दें। अब ये क्या होता है अभी करते हैं डिस्कस। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन चल रहा है वो क्या हो, उसको हम इंप्रूव कर दें। और तीसरा, अरे सेम है तो, क्रॉप का प्रोटेक्शन हम कर दें। हमें कुछ समझ नहीं आया मैम, तीनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। कोई नहीं, जब इनको डिस्कस करेंगे तब इनको समझना, अभी क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तीनों अलग है, पहली बात तो तीनों का मतलब अलग है, तीनों का इंटेंट अलग है, तीनों अलग अलग लेवल पे क्या है बेटा काम किए जाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ, है ना। अभी इन दोनों को भूल जाओ, अभी इन दोनों को भूल जाओ, अभी सिर्फ इसको देखो, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्या करा जाए, ठीक है। तो भाई समझ आ गया कि अगर हम चाहते हैं एग्रीकल्चर को बेटर करना है, हमें क्रॉप्स अगर उगानी है और हम चाहते हैं उन क्रॉप से हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, उनकी ईल्ड ज्यादा हो, तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें कुछ ऐसी वेराइटीज बनानी चाहिए जो हमें क्या दे, बेटर ईल्ड दे। बेटा आप ईल्ड का मतलब समझते हो, बेटा आपने एसएसटी में इकोनॉमिक्स में ईल्ड के बारे में पढ़ा है, व्हाट इज क्रॉप ईल्ड। भाई ईल्ड का मतलब समझते हो तुम लोग, व्हाट इज ईल्ड, क्रॉप ईल्ड। क्रॉप ईल्ड कौन बताएगा, क्रॉप ईल्ड का मतलब क्या होता है। भाई ये सब एसएसटी में पढ़े हुए टॉपिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें क्रॉप ईल्ड के बारे में ना पता हो, है ना। ईल्ड का मतलब पता है ना, प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन, वेरी गुड, है ना। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा हम, कैसे डिफाइन करते हैं, क्रॉप ईल्ड क्या है, मेजरमेंट है, मेजरमेंट द अमाउंट ऑफ क्रॉप या प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लैंड। क्रॉप ईल्ड क्या होता है, क्रॉप ईल्ड, क्रॉप ईल्ड इज द, क्रॉप ईल्ड इज द measurement of crop produced या grown पर यूनिट, कहां जा रहा है, एरिया ऑफ लैंड। हमारे पास एक पीस ऑफ एरिया है, हमारे पास कुछ लैंड है ना, हमारे पास कुछ पीस ऑफ एरिया है, हमारे पास कुछ पीस ऑफ लैंड है। उस लैंड से, उस एरिया से, उस जमीन से कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है,
ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, वो उसकी ईल्ड कहलाती है। वो क्या कहलाती है बेटा, उसकी ईल्ड कहलाती है। ठीक है, अब बेटा ये क्या होती है बेटा, जनरली टन पर हेक्टेयर, है ना, टन पर हेक्टेयर, ये इसको है ना जनरली जो यूजुअली बेटा इसको मेजर किया जाता है वो किया जाता है टन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब और भी हो सकता है भाई, है ना, पर जनरली टन पर हेक्टेयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मान लो, है ना, हमारे पास एक खेत है ना, समोसा सिंह का भाई ये वाला खेत है एक। तो समोसा सिंह बता रहा है कि भाई मेरे इस वाले एरिया में पता है 3000 टन फसल होती है पर हेक्टेयर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर कहता है, एक और बंदा आया, कह रहा है भाई पता है इतना ही मेरा भी है, इतना ही बड़ा खेत मेरा भी है एग्जैक्टली, पर तुम्हें पता है मैं तो 4000 टन पर हेक्टेयर फसल ग्रो करता हूं इसमें। तो भाई हम क्या बोलेंगे, किसकी ईल्ड बेहतर है, हम बोलेंगे भाई इनकी ईल्ड, सॉरी समोसा से प्यार इतना करती हूँ ना, सब कुछ समोसा ही बढ़िया कर रहा है ना, तो हम बोलेंगे भाई इसकी क्रॉप ईल्ड बेटर है, इसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर है। बेसिकली क्रॉप ईल्ड को प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं भाई, कितना प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ ठीक है, चलो तो पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए क्या करें। अब समोसा फुल परेशान है, मैं क्या करूं, मेरी तो प्रोडक्टिविटी कम है, मैं तो हार गया, अब मैं क्या करूं, मेरे खेत में 3000 टन पर हेक्टेयर ही फसल प्रोड्यूस हो पा रही है, मैं क्या करूं समृद्धि मैम, मैं क्या करूं। वो मेरे पास आया रोता हुआ समोसा, मैडम प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बेटर करा दो, मेरी ईल्ड बेहतर करा दो। वो मुझसे पूछ रहा है हाउ टू इम्प्रूव, how to improve my crop yield, पूछ रहा है वो। क्या करूं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, है ना, मैं क्या करूं, प्लीज मुझे बता दो। फिर मैंने उससे पूछा कि आप बताओ आप कौन सी फसल ग्रो करते हो। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो वीच प्लांट्स ग्रो किया हुआ है। ओके, है ना, जरा अंग्रेज बन रहा है ना, कह रहा है मैंने तो वीच प्लांट्स ग्रो किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा आप कौन सी वैरायटी वाला वीट यूज करते हो, क्या आप हाई यील्डिंग वैरायटी वाला सीड्स लाते हो। कह रहा है क्या, ये तो मुझे पता ही नहीं ये क्या होता है। फिर मैंने उसे बताया कि देखो भाई आजकल क्या है, आजकल मार्केट में ऐसे सीड्स आ रहे हैं जिनको थोड़ा क्या किया गया है, साइंटिफिक तरीके से थोड़ा सा, है ना, छेड़छाड़ करके उनके डीएनए में थोड़े चेंजेस करके उनको क्या करा है, बनाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये क्या है भाई, ये कैसे आ गया यहाँ पर, चलो ठीक है, चलो मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वीट है, ये वीट की एक वैरायटी है ना, गेहूं की वीट की मान लेते हैं क्या है बेटा, वैरायटी है। इसको मैंने बोला वैरायटी ए, है ना, और इसको मैंने बोला कि ये एक वैरायटी है, वैरायटी बी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। वैरायटी ए की खासियत क्या है बेटा, वैरायटी ए की खासियत ये है कि ये ना बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी क्या है, ग्रो कर जाती है। वैरायटी ए की खासियत ये है कि ये 20 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। बट बेचारी वीट बी की, वैरायटी बी की प्रॉब्लम ये है कि ये केवल 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही ग्रो कर पाती है। ठीक है, तो अब आप कहोगे मैम हम तो फिर पक्का वैरायटी ए लेकर आएंगे, यही वाली वैरायटी जो है ना, इसी का सीड्स लाएंगे, यही वाली वैरायटी वाली क्रॉप हम अपने खेत में उगाएंगे। वेरी गुड। फिर मैंने कहा कि भाई बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि
ये ना इंसेक्ट्स इसको जल्दी डैमेज कर पाते हैं, मतलब इसको ना जल्दी बीमार हो जाती है ना। ये क्या है बेटा, ये ना इजीली डैमेज्ड। ये वाली क्रॉप क्या है, ये वाली क्रॉप को जो इंसेक्ट वगैरह है इजीली डैमेज कर देते हैं, इजीली डैमेज्ड बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट्स। जो पेस्ट वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह है, बड़ी जल्दी इसके ऊपर हल्का सा भी आते हैं तो ये खुद को बचा ही नहीं पाती, बड़ी जल्दी क्या है खराब हो जाती है। अब बताओ, अब लाओगे वाली? नहीं मैम, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत यह है कि चलो भाई मान लिया ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में ही सर्वाइव कर पाती है, बट इसकी खासियत ये है, ये क्या है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट है, मतलब इस पे जल्दी से कीड़ा नहीं लगता। इंसेक्ट रेजिस्टेंट है मतलब इस पे इजीली कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। अब बेटा फुल परेशान, समोसा गया था मेरे को बोल के कि मैं जा रहा हूं, मैं अच्छी वैरायटी लेकर आऊंगा। मैंने उसको भेज दिया कि जा भाई, अब तू क्या कर रहा है, अपनी यील्ड बेटर करनी है ना, तो एक काम कर, जा मार्केट जा, अच्छे वाले बीज लेकर आ, अच्छे वाले सीड लेकर आ। बीज क्यों चाहिए मैम? बेटा खेती बाड़ी कैसे करोगे, फसल उगाने के लिए सीड डालना पड़ेगा ना सॉइल में। तो अब वो मार्केट में गया, अब वहां से फोन कर रहा है, समृद्धि मैम यहाँ पे तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। एक वैरायटी है जो 20 से 45 डिग्री में भी सरवाइव हो जाएगी, अगर धूप पड़ेगी तो बेचारी मरेगी नहीं, है ना, 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो मरेगा नहीं, है ना, बट मैम उसके साथ दिक्कत ये है, उस पे कीड़ा जल्दी लग जाता है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा दूसरी वैरायटी ले लो। फिर उसने कहा दूसरी वैरायटी है, दूसरी वैरायटी है, उस पे कीड़ा नहीं लगता जल्दी से, बट समृद्धि मैम वो 20-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही सरवाइव करती है, अगर मैम किसी दिन गर्मी ज्यादा पड़ गई तो मेरी तो फसल ही खराब हो जाएगी, मैं क्या करूं। मैंने कहा समोसा तू रोना बंद कर भाई, एक काम कर, तू उनसे हाइब्रिड वैरायटी मांग ले। क्या मांग लूं? मैंने कहा तू एक काम कर, अंदर जा और आप एक काम करो, आप हाइब्रिड वैरायटी वाले सीड्स मांगो। अब वो कह रहा है हाइब्रिड वैरायटी ये क्या होता है, हाइब्रिड वैरायटी ये क्या होता है। अब हाइब्रिड वैरायटी सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं, ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको दो अलग अलग क्रॉप्स को मिक्स करके बनाया जाता है। तो साइंटिस्ट बेटा, अब ये हम अकेले नहीं है ना, साइंटिस्ट ने ये सब चीजें क्या कर ली थी, साइंटिस्ट्स ने बेटा ये सारी चीजें क्या कर ली थी, देख ली थी कि भाई ये सब चल रहा है, तो उन्होंने सोचा यार क्यों ना हम, है ना, अपनी साइंस का क्या करें, इस्तेमाल करें, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। तो उन्होंने क्या किया बेटा, इस वाले प्लांट का डीएनए लिया, इस वाले प्लांट का डीएनए लिया, दोनों का आपस में क्या करा दिया, रिप्रोड्यूस करा दिया। मतलब तुमको मैं डीएनए बोल दूं या रिप्रोडक्शन बोल दूं, तुम सब कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि सोचने में ही बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप बस ये सोचो, आपस में दोनों को क्या करा दिया, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करा दिया, आपस में दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करा दिया। या फिर आप अभी अपने लेवल पे बेटा बस ये याद रखो कि दोनों को मिक्स करके, दोनों के डीएनए को यूज करके एक नई वैरायटी बनाई गई। दोनों के डीएनए को यूज करके क्या किया गया, एक नई वैरायटी बनाई गई। यानी कि अब इसके अंदर क्या है, इस प्लांट के अंदर इसकी क्वालिटीज भी है, इस प्लांट के अंदर इसकी क्वालिटी भी है, इसकी क्वालिटीज भी है। इस प्लांट के अंदर क्या है भाई, इस प्लांट के अंदर दोनों की क्वालिटीज हैं, इस प्लांट के अंदर दोनों की क्वालिटीज हैं। इस प्लांट के अंदर बेटा, इस प्लांट के अंदर ये वाली क्वालिटी भी है कि ये 20 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकती है। इस प्लांट में ये वाली क्वालिटी भी है कि इस पे कीड़ा जल्दी नहीं लगेगा, तो ये खराब नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, अगर अब आप मार्केट में जाते हो, अगर आप समोसा सिंह की जगह हो, तो आप कौन सी वैरायटी खरीदोगे, वैरायटी ए, वैरायटी बी, या फिर ये हाइब्रिड वैरायटी, या फिर ये हाइब्रिड वैरायटी। आप अगर ये सोचो कि आपको ये करना है कि आपको भाई आज खेती बाड़ी करनी है, आपने सोचा कि भाई मेरे पास बहुत सारी जमीन पड़ी है, क्यों ना मैं इस जमीन पे खेती बाड़ी करूं, है ना, फसल उगाऊं, पैसे कमाऊं, तो आप बीज लेने गए बेटा, आप सीड्स लेने गए, आप कौन सी वैरायटी के सीड्स लाओगे, है ना, ऑब्वियसली है ना, अब हाइब्रिड वैरायटी वाले सीड्स लाओगे। अब ये हाइब्रिड वैरायटी सीड्स जो होते हैं बेटा, जब हम इन वाले सीड्स को, है ना, इन वाले सीड्स को यूज करके एग्रीकल्चर करते हैं, है ना, इन वाले सीड्स को यूज करके फार्मिंग करते हैं, तो वो यील्ड ज्यादा देते हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे मान लो बेटा, अगर मैं ये वाले बीज यूज करती, ये वाले सीड्स यूज करती,
है ना, वैरायटी ए के सीड्स यूज करके क्रॉप उगाती, तो भाई वो ये तो झेल जाती। बट बेटा हमें नहीं पता कि भाई कब कीड़ा लग जाए, कब हो जाए, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है ना। यहाँ पे बेटा ये इंसेक्ट से तो बच जाएगी, बट अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर मेरी बहुत सारी क्रॉप्स का क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। बट अगर मैं ये वाले सीड्स यूज करके फसल उगाऊंगी तो ये टेम्परेचर को भी झेल जाएगी, कीड़े भी नहीं लगेंगे, तो मेरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी, हाइब्रिड वेराइटी होगी। तो हाइब्रिड वेराइटी वाले सीड्स को बोलते हैं हम HYV सीड्स। क्या बोलते हैं बेटा, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ठीक है, हाई यील्डिंग, हम ये वाले सीड्स ले आएंगे, है ना। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स ले आएंगे। क्या करेंगे भाई, हमारी ये सॉइल है, हमारी ये सॉइल है, सॉइल में इन सीड्स को डालेंगे, है ना, सॉइल में इन सीड्स को डालेंगे और हमें ये वाली क्या मिलेगी भाई, ये वाली क्रॉप मिलेगी। और ये जो क्रॉप हमें मिलेगी, है ना, ये वाली जो क्रॉप मिलेगी, इस पे कीड़ा भी नहीं लगता जल्दी से, हाई टेम्परेचर की वजह से बेचारी ये मरती भी नहीं है, झेल जाती है। तो ज्यादा ज्यादा बेटा क्या है, मेरी क्रॉप पैदा होगी, ज्यादा ज्यादा क्रॉप पैदा होगी तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, ज्यादा ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए, तो बेटा हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इसलिए यूज करने चाहिए। अब बेटा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, बात ये है, हमें ये तो पता चल गया कि हमें मार्केट जाना है ना, हमें मार्केट जाना है और हमें कौन से सीड्स लेकर आने हैं, हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स लेकर आने हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती हैं, ज्यादा क्वालिटीज होती हैं। ज्यादा क्वालिटीज मतलब अच्छे खासे रेंज ऑफ टेम्परेचर को वो झेल सकते हैं, है ना, उन पे कीड़ा जल्दी नहीं लगता, उनके अंदर न्यूट्रिशन भी ज्यादा होता है। तो ये तो पता है कि आजकल ऐसे वाले सीड्स आ रहे हैं मार्केट में। बट वो सीड्स बनाए कैसे जाते हैं, बात ये है कि वो सीड्स बनाए कैसे गए, कौन सी साइंस की टेक्निक यूज करके उनको बनाया गया। ये HYV, देखो HYV सीड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, HYV सीड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट ये बनाए कैसे जाते हैं, इनको बनाया कैसे, हमने कौन सी साइंटिफिक टेक्निक इसमें यूज करी, क्या प्रोसीजर हमने इसमें यूज किया। तो बेटा दो तरीके से HYV सीड्स बनाए जाते हैं, या तो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, ठीक है, या फिर जीन मॉडिफिकेशन के द्वारा। क्या बेटा, दो तरीके से HYV सीड्स बनाए जाते हैं, या तो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा या फिर जीन मॉडिफिकेशन के द्वारा। तो बेटा ये जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, ये हाइब्रिडाइजेशन का ही था। डिफरेंट दो अलग अलग तरीके के प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड करा देते हैं, क्रॉस मतलब आपस में क्रॉस, ठीक है। ब्रीड का मतलब जैसे आपने इंग्लिश में भी सुना होगा, ब्रीडिंग कराते हैं, इंग्लिश में आपने सुना होगा बेटा ब्रीडिंग मतलब आपस में रिप्रोड्यूस कराना, आपस में दो ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस कराना, मतलब नेचुरली वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, हमने क्या कराया भाई, उनको जब रिप्रोड्यूस कराया तो उसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। आई डोंट नो कितने बच्चे जानते हैं, समझते हैं, बट मैं एक एनिमल का एग्जाम्पल देती हूँ बेटा, आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। अगर आप पहाड़ों में गए हो, जैसे वैष्णो देवी वगैरह गए हो, तो आपने देखा होगा बेटा पहाड़ों में खच्चर बहुत चलते हैं, खच्चर, है ना। वो बेटा ना ही वो डोंकी होते हैं ना ही वो हॉर्स होते हैं, बेसिकली डोंकी और हॉर्स को आपस में रिप्रोड्यूस कराया जाता है। डोंकी और हॉर्स को आपस में क्या कराया जाता है भाई, रिप्रोड्यूस कराया जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है म्यूल, उसको खच्चर बोलते हैं, है ना। हॉर्स अलग होता है, ठीक है, और डोंकी अलग होता है, हॉर्स अलग होता है, डोंकी अलग होता है। इन दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस कराएंगे, है ना, इन दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस कराएंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा म्यूल, खच्चर जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। हाँ, डॉली शीप कुछ और है,
नहीं बेटा, नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, खच्चर को बेटा म्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो म्यूल है ना बेटा, इसके अंदर देखना, आपको ये देख के थोड़ा सा आप उसको देखोगे, अरे ये तो थोड़ा सा टाइगर, ये तो थोड़ा सा डोंकी लग रहा है, अरे ये तो थोड़ा सा हॉर्स लग रहा है। अच्छा, आपको पता है, आपको पता है, आप हंसोगे, आपको कि मैम मजाक कर रहे हो, बट नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जाना नहीं, कहीं भाग जाओ अभी गूगल पे देखने के लिए। लायन और टाइगर, लायन और टाइगर को अगर मैं आपस में रिप्रोड्यूस करा दूं, नेचुरली नहीं होता बट लैब में हम करा सकते हैं, तो जो बनता है बेटा वो होता है लाइगर, वो होता है लाइगर। मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूं, मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूं, चाहे गूगल पे जाके चेक कर लो, लाइगर, ठीक है। वैसे ही है ना, एक होता है टाइगोन, टाइगर और लायन को, है ना, ये सच बात है, ये सच बात है, मजाक नहीं कर रही, सच में ही होता है, ठीक है। वापस आ जाते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि भाई आजकल साइंस इतनी आगे पहुंच गई है, आजकल बेटा वो वाली ना पीपीटी में आज लाई नहीं, वरना मैं पक्का दिखाती, मैंने सारे बैचेस में दिखाया भी है, ठीक है, मैं लाई नहीं, मैं दिखा दूंगी, सुन लो। तो साइंस बेटा इतना आगे पहुंच चुकी है कि वो दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को, वो दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्या करा देती है, आपस में रिप्रोड्यूस करा देती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो क्या कहलाता है, वो हाइब्रिड कहलाता है। तो कहीं पे भी आपको हाइब्रिड टर्म लिखा दिखाई दे तो म्यूल क्या है, म्यूल एक हाइब्रिड है बेटा, म्यूल क्या है, म्यूल एक हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड। कहीं बोले ना अरे ये तो हाइब्रिड है, यानी कि दो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म को आपस में रिप्रोड्यूस करा के बनवाया गया है, ठीक है। क्या बनवाया गया है, हाइब्रिड का मतलब क्या है, हाइब्रिड कहीं पे भी बोले ये हाइब्रिड है, यानी कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे, दो अलग अलग जीव थे, उनको आपस में क्या कराया, आपस में उनको रिप्रोड्यूस कराया और जो हमें प्रोडक्ट मिला वो हाइब्रिड है। तो म्यूल क्या होता है, हाइब्रिड होता है, ठीक है। चलो तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाती हूँ, बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है, ये क्या है मैम, ये टमाटर है। अरे मैम आलू भी है, आलू खाओगे अरे भाई साहब ये क्या है, टमाटो का पेड़ है या पटाटो का, ये पटाटो का पेड़ है या टमाटो का, ये तो एक ही पेड़ में टमाटो और पटाटो दोनों है। अरे ये तो एक ही पेड़ में पटाटो और टमाटो दोनों है, ये पता है क्या है, ये है पोमैटो ये क्या है, ये है पोमैटो क्या बोल रहे हो मैम, कह दो मैम कि ये झूठ है, मैम प्लीज कह दो ये झूठ है, प्लीज कह दो मैम ये झूठ है, ऐसा नहीं होता, होता है, ऐसा होता है, ये सच है। प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन करा दी हमने, टमाटो को और पोटैटो को आपस में रिप्रोड्यूस करा दिया, पोटैटो को टमाटो को आपस में रिप्रोड्यूस करा दिया, क्या बन गया, पोमैटो। पोमैटो कोई नेचुरली पाई जाने वाली चीज है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने इसको कैसे बनाया, हमने ठीक है, हमने दो प्लांट लिए, हमने क्या किया बेटा, हमने एक टमाटो का प्लांट लिया, हमने क्या लिया बेटा, एक प्लांट टोमेटो का लिया, हमने एक प्लांट पोटैटो का लिया, है ना, आपस में बेटा, है ना, एक का स्पर्म सेल, एक का एग सेल, है ना, एक का स्पर्म सेल, एक का एग सेल, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होंगे, है ना, उसमें बेटा पोटैटो का भी डीएनए आएगा, टमाटो का भी डीएनए आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, है ना, मिक्स होंगी, हाइब्रिड बनेगा और ये हो गया, ठीक है। देखो बेटा कितना बढ़िया है ना, कितना बढ़िया है, नीचे पोटैटो उग रहा है, ऊपर टमाटो उग रहा है, क्या करें, आलू टमाटर की सब्जी बना के खा लो, बढ़िया एकदम तो ये सब चीजें बेटा पॉसिबल हो पा रही हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं, आपस में रिप्रोड्यूस करा रहे हैं, और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हम बोल रहे हैं हाइब्रिड, है ना। आपस में अलग अलग तरीके के प्लांट्स को हम क्या कराते हैं बेटा, ब्रीड कराते हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं, और जो हमें मिलता है वो होता है हाइब्रिड, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन 3 तरीके का होता है, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनरिक। अब इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाता, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ बेटा। इंटर वेराइटल क्या होता है बेटा, जब आप एक ही प्लांट की 2 वेराइटीज के बीच में क्या करा दो, क्रॉस करा दो, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ,
मैं दोबारा बता रही हूं, इंटर वेराइटल, इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, इंटर स्कूल कंपटीशन है, इंटर हाउस कंपटीशन है, इंटर जोनल कंपटीशन है। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। वेराइटल का क्या मतलब है? वेराइटी। एक ही प्लांट है, उसकी 2 वेराइटीज है, 3 वेराइटीज है, 4 वेराइटीज है। हमें एक वेराइटी अच्छी लग रही है, दूसरी वेराइटी भी अच्छी लग रही है, बट हम चाहते हैं दोनों वेराइटीज के आपस में क्या हो जाए, क्वालिटीज एक ही जगह पे आ जाएं, तो हम क्या करा देते हैं बेटा, इंटर वेराइटल। जैसे कि आपने सुना होगा रोज, रोज एक फ्लावर है, बड़ा ही सुंदर सा फ्लावर होता है, मेरे को तो नहीं पसंद, ठीक है, बहुत लोगों को पसंद है, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, पानी पी लेती हूँ। हाँ गाइस, तो जैसे आपको पता होगा, हाँ, तो जैसे कि आपको पता होगा बेटा, रोज की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, रेड रोज, व्हाइट रोज, पिंक रोज, येलो रोज, ब्लैक रोज, ब्लू रोज, सुना है? रोज की बहुत सारी वैरायटी होती है और सब रोज हैं, सुना है बेटा? रोज की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, रोज की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, रेड रोज, व्हाइट रोज, पिंक रोज, येलो रोज, ब्लैक रोज, ब्लू रोज, बहुत सारे रोज होते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, पता है ना, हाँ, वेरी गुड, पता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। परपोज, परपोज, अच्छा, सॉरी सॉरी, समझ गए क्या बोल रहे हो। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि भाई हमारा एक प्लांट हो, उसमें रेड कलर भी हो, उसमें व्हाइट कलर भी हो, उसमें रेड कलर भी हो, उसमें व्हाइट कलर भी हो। तो हमने क्या किया, हमने हाइब्रिडाइजेशन करा दी। हमने क्या किया, हमने हाइब्रिडाइजेशन करा दी। हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, हमने एक रेड रोज का प्लांट लिया, हमने एक व्हाइट रोज का प्लांट लिया, दोनों में आपस में क्या करा दिया भाई, दोनों का आपस में रिप्रोडक्शन, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, और मुझे क्या मिला बेटा, ये रोज मिला। इसका एक स्पेशल नाम होता है ना, इसको बोलते हैं हम ओसीरिया हाइब्रिड रोज। मैम प्लीज दोबारा बोलना। अरे तुम्हें वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें दिखा रही हूं कि तुम जानो कि भाई दुनिया में क्या क्या हो रहा है। प्लीज जानो, जानो, समझो भाई, दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है, तुम अभी भी बस इन्हीं बातों में अटके पड़े हो। क्या खाई थी दिन में, कौन सी क्लास में अब मिलोगी, कौन सी स्लाइड पे आऊं चैट करने, इन्हीं बातों में अटके पड़े हो तुम, ठीक है। तो बेटा देखो, यहां पर आपको इस प्लांट के अंदर, इस फ्लावर के अंदर रेड रोज की क्वालिटीज भी दिख रही हैं और व्हाइट भी। तो इसका नाम होता है ओसीरिया हाइब्रिडिटी। इस पर्टिकुलर फ्लावर को बोलते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने मत बैठना, क्योंकि फिजिक्स के फॉर्मूला याद कर लो, वही बहुत है तुम्हारे लिए। ओसीरिया हाइब्रिड टी रोज। बस मुझे ये बताओ, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब क्या है, दो अलग अलग प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनाया है, हाँ, ठीक है। तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन मार्केट में बहुत की जा रही है और उससे नई नई वैरायटीज बनाई जा रही हैं, और नई नई वैरायटीज इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि भाई उससे क्या हो रहा है, वैरायटीज इंप्रूव हो रही हैं, है ना, वैरायटीज इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है। वैसे ही बेटा इंटर स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीशीज, इंटर मतलब इन बिटवीन, स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्या कर दिया, दो अलग अलग स्पीशीज। बेटा प्लांट, देखो मेरी बात सुनो, एक तो ना तुम्हारे एक चैप्टर होता था पहले बायोलॉजी में, पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया है, एक चैप्टर होता था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लगभग आज से 2-3 साल पहले एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर होता था, तो वहां पर हम बच्चों को स्पीशीज का मतलब, जीनस का मतलब, फैमिली का मतलब, ये सब चीजें समझाते थे। पता नहीं क्या ही कर दिया है एनसीईआरटी वालों ने। अब बेटा अभी आप इतना समझो, जब मैं बोलती हूं कि भाई ये दोनों प्लांट एक ही स्पीशीज के हैं, भाई रोज चाहे व्हाइट हो चाहे रेड हो, है तो वो एक ही स्पीशीज, बताओ, है तो वो एक ही स्पीशीज। ऐसे सोचो, मैंगो है ना, अब भाई दशहरी आम भी है, सफेदा आम भी है तो आम ही है, तो मैंगो ही, तो वो एक ही स्पीशीज माना जाएगा,
वो एक ही स्पीशीज माना जाएगा, ठीक है। रोज चाहे व्हाइट हो, चाहे रेड हो, चाहे पिंक हो, है तो एक ही स्पीशी, है तो रोज ही। आम चाहे सफेदा है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, कैसा भी है, केसरी है, कैसा भी है तो आम ही, एक ही स्पीशीज माना जाएगा, ठीक है। बट जब मैं बोलूं कि भाई ये तो पोटैटो है, ये टोमेटो है, भाई आलू अलग चीज है, टमाटर अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। पोटैटो अलग चीज होती है, टमाटो अलग चीज होती है। तो जब मैं अलग अलग दो अलग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूं, मैं दो अलग स्पीशीज की बात कर रही हूं, तो जब दो अलग स्पीशीज को आपस में हम क्या करा देते हैं बेटा, क्रॉस करा देते हैं, तो हम बोलते हैं कि इंटर स्पेसिफिक, दो अलग स्पीशीज के बीच में क्या कराया गया है, क्रॉस कराया गया है, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये क्या है बेटा, चीज की जाती है। तो अलग अलग तरीके से क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की जा रही है। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जीन मॉडिफिकेशन, ठीक है। मैं जब मास्टर्स या बैचलर्स में थी बेटा, जीन मॉडिफिकेशन का पूरा एक हमारा सब्जेक्ट था। बड़ा ही मजेदार सी चीज होती है ना, जीन मॉडिफिकेशन। तो जब भी मैं टर्म यूज करती हूँ जीन पैंट वाली जीन नहीं बेटा, जीन पैंट मतलब, जीन का मतलब क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट। व्हाट इज जीन, सेगमेंट ऑफ अ डीएनए। सेल चैप्टर में पढ़ाया है, व्हाट इज जीन, जीन मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। मान लो ये क्या है, मान लो बेटा ये हमारे प्लांट का डीएनए है, हमारे प्लांट का डीएनए है, और हमें ये भी पता है हर चीज की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए में होती है। प्लांट के अंदर फूल किस रंग का लगेगा, प्लांट की हाइट प्लांट की हाइट कितनी होगी, प्लांट में फूल किस रंग का लगेगा, प्लांट के अंदर फल मीठा होगा नहीं होगा, उस प्लांट के अंदर जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, कोई भी चीज है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, कितना नहीं होगा, ये फल कितनी जल्दी सड़ेगा, हर चीज की इंफॉर्मेशन बेटा किसके अंदर है, डीएनए के अंदर है। अगर प्लांट के रेफरेंस में बात करूं, अगर हमारे रेफरेंस में बात करूं तो भाई हमारी आंखों का रंग क्या होगा, बालों का रंग क्या होगा, ये कान की शेप कैसी होगी, नोज की शेप कैसी होगी, स्किन का रंग कैसा होगा, हर चीज की इंफॉर्मेशन डीएनए में है। वैसे ही प्लांट्स में भी हर चीज की इंफॉर्मेशन, उसका फल का रंग क्या होगा, फल कितना स्वादिष्ट होगा, कितना रसीला होगा, साइज क्या होगा, फ्लावर किस रंग का होगा, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, कितना विटामिन होगा, हर चीज की इंफॉर्मेशन प्लांट के डीएनए में होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूरा डीएनए तो नहीं, बट हम प्लांट का डीएनए का थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं। यानी कि हम क्या लेते हैं, प्लांट के डीएनए को लेते हैं और उस डीएनए के थोड़े से हिस्से को क्या कर देते हैं, थोड़े से हिस्से को मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़े से हिस्से को लेते हैं। मान लो बेटा पूरा डीएनए है, डीएनए का मैंने इतना हिस्सा लिया, डीएनए का मैंने इतना हिस्सा लिया और इतने से हिस्से को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब क्योंकि उसका डीएनए बदल गया है तो उसकी क्वालिटीज भी बदल जाएंगी। सही बात है, डीएनए बदल गया है तो उसकी क्वालिटीज भी बदल जाएंगी। डीएनए बदल गया, डीएनए का इतना सा हिस्सा हमने बदल दिया तो क्या होगा बेटा, उसकी क्वालिटीज भी बदल जाएंगी। अब जो भी हमें क्वालिटी चाहिए होती है वो हम क्या करते हैं, डीएनए का उतना हिस्सा निकालते हैं, जिस भी प्लांट में वो वाली क्वालिटी होती है जो हमें चाहिए वो उठाकर यहां डाल देते हैं। मैम ये कैसे हो, पता है, हो जाता है। आजकल बेटा बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड है, जब आप क्लास 12th में हो जाओगे तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ोगे भी, तो बेटा वहां पर ये सब आजकल सब पॉसिबल हो पा रहा है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, देख रहा है विनोद साइंस कितना आगे बढ़ गया है, तो ये तो बेटा दिस इज द अपकमिंग थिंग। और आप बेटा बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स अपने आसपास देख रहे हो आजकल जो आ रही हैं इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी क्रॉप मुझे लग रहा है यार इसमें ये मजा नहीं आ रहा, इस क्रॉप में ये बदल देना चाहिए, है ना, इस क्रॉप में ये बदल देना चाहिए, तो क्या करते हैं बेटा, डीएनए उठाते हैं, उसका डीएनए चेंज कर देते हैं, है ना, डीएनए उठाते हैं और उसका डीएनए चेंज कर देते हैं। जैसे आपको बेटा, आपको यहाँ पर 2 राइस दिख रहे होंगे ना, लास्ट ईयर जब मैंने वाली फोटो दिखाई थी, हाँ, तो बच्चे बोल रहे थे हल्दी वाले चावल, हल्दी वाले चावल, हल्दी वाले चावल, है ना, नालायक कहीं के, नालायक कहीं के। देखो बेटा ये नॉर्मल राइस है, ये नॉर्मल राइस है ना। नॉर्मल राइस के अंदर जो विटामिन, अच्छा मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं,
एक स्टोरी सुनाओ, एक स्टोरी सुनाओ प्लीज, छोटी सी एक स्टोरी सुनाओ। चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। देखो बेटा, इंडिया में तो नहीं, बहुत सारी अफ्रीका, जल्दी जल्दी सुनाऊंगी पर जल्दी जल्दी। अफ्रीका में बेटा बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर बेटा बहुत ज्यादा क्या है, खाने की कमी है। पीपल आर एक्चुअली स्टार्विंग, पीपल आर एक्चुअली स्टार्विंग, भूख के मारे बेचारे लोग, इतनी गरीबी है बेटा, लोगों को खाना नहीं मिलता। तो अफ्रीका में बेटा बहुत एक ऐसा रीजन है जहां पे देखा गया कि बच्चों की ना आईसाइट बहुत ज्यादा वीक हो रही है। वहां पे बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा हो रही है। बताओ जरा, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? जब हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में विटामिन ए नहीं जाता, जब बच्चों को बेटा विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। तो वहां पे ऐसा देखा गया कि बहुत कॉमनली बच्चों को क्या हो रही थी, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो रही थी। तो अब पता लगाया गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों को इतनी ज्यादा नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, इतनी ज्यादा नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे क्यों हो रही है। तो वहां पे पता लगाया गया कि भाई जिस तरीके का ये खाना बच्चे खाते हैं उसमें इनफ अमाउंट में विटामिन ए नहीं मिल पा रहा, इसके कारण क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर ये बीमारी पैदा होती जा रही है। अब फिर बेटा क्या ही कर सकते हैं ना, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होती है, ये होती है वो होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने आके बेटा सर्वे किया और पता लगाया कि भाई आप जनरली क्या खाते हो। तो वहां पे लोगों ने बताया कि भाई हम राइस वगैरह ही ज्यादा क्या है कंज्यूम करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना हम एक ऐसी वैरायटी बनाए चावल की, क्यों ना हम एक ऐसी वैरायटी बनाए राइस की जिसके अंदर क्या हो, विटामिन ए ज्यादा हो। क्योंकि जिस तरीके का चावल, जिस क्वालिटी का चावल वो खा रहे थे, उस चावल से बेटा उन्हें इनफ अमाउंट में विटामिन ए नहीं मिल रहा था। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार क्यों ना हम जो ये खाते हैं उसी के अंदर विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दें। तो उन्होंने एक ऐसी वैरायटी बनाई जिसके अंदर विटामिन ए का न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा था। तो उन्होंने ऐसा एक वैरायटी डेवलप करा जिसका क्या था, जिसके अंदर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा पाई जाती थी। अब उन्होंने ये कैसे किया बेटा, बेसिकली डैफोडिल नाम का एक फ्लावर होता है, डैफोडिल नाम का एक फ्लावर होता है, येलो कलर का होता है वो। तो उस प्लांट का डीएनए निकाला, ठीक है। उस डीएनए को क्या किया बेटा, नॉर्मल राइस के डीएनए में ऐड कर दिया। अब जो नॉर्मल राइस था उसके अंदर विटामिन ए ज्यादा बढ़ गया। अब जो नया राइस वैरायटी बनी बेटा, जो नई राइस वैरायटी बनी उसको हमने गोल्डन राइस बोला। उसको हमने बेटा क्या बोला, गोल्डन राइस बोला। गोल्डन राइस बोला क्योंकि ये एक्चुअली में येलो कलर का होता है, इसमें हल्दी नहीं डाली गई है बेटा। एक्चुअली में ये क्या होता है बेटा, येलो कलर का होता है। और मैं आपको बताऊं, आजकल मार्केट में तुमने व्हाइट राइस, ब्राउन राइस सुना है, ब्लैक राइस भी आता है, काले रंग के चावल भी आते हैं, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा अरे मैम पागल बना रही है, भाई मैं कोई पागल नहीं बना रही है, एक्चुअली में ही होता है, ठीक है। हाँ, पुलाव पुलू बोल रहे हैं बच्चे इसको, ठीक है। तो एक्चुअली बेटा ये गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस को हम बोलते हैं ये जीएमओ है। ये क्या है, जीएमओ। क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये जीएमओ है। गोल्डन राइस इज अ जीएमओ, मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। क्या है, क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ऐसा, भाई प्लांट है, प्लांट ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जीन मॉडिफाई करके बनाया गया है। जीएमओ मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जीन, जिसका डीएनए को मॉडिफाई करके बनाया गया है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। एक टमाटर होता है बेटा, एनसीईआरटी में ना ये सब बातें नहीं लिखी हैं, और मैं भाई अपने सच बता रही हूँ, अपने दिल से चाहती हूँ, मैं ये सब तुम्हें बातें इसलिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कि तुम इस बात को रियलाइज करो। अगर किसी ने तुमको ये सिखा दिया है कि 11th में होके सीधा जेई की तैयारी करनी है, सीधा नीट की तैयारी करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में, तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज सो मच वी कैन डू। इंडिया के अंदर बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को सिखाया ही नहीं जा रहा है कि जीवन में कितना कुछ किया जा सकता है। Why we are not taking all these careers? क्यों नहीं हम रिसर्च करना चाह रहे हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट जाला ही नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं बच्चों को ये सब चीजें बताई जा रही हैं, पता नहीं क्यों नहीं एनसीईआरटी के अंदर ये सब चीजें बताई जा रही हैं। आई डोंट नो, बट आई वांट टू टीच यू ऑल दिस। मैं चाहती हूं कि भाई बच्चे जाएं रिसर्च की तरफ, बच्चे बनेंगे साइंटिस्ट। बेटा देखो, ये एक जीएमओ है जिसका नाम होता है फ्लावर सैवर टमाटो। क्या नाम है बेटा, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है फ्लावर सैवर टमाटो। ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का
GMO होता है। जनरली होता क्या है बेटा, है ना, जनरली होता क्या है, हम टमाटर लाते हैं घर में, उसको रखते हैं, है ना, हम बेटा 4 5 6 दिन 10 दिन बाद देखेंगे तो उसकी हालत ये हो जाएगी, 10 20 दिन बाद उसकी हालत ये हो जाएगी, और 40 दिन बाद बेटा उसकी हालत ये हो जाएगी। तो साइंटिस्ट को ऑलरेडी पता है कि भाई पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो क्या है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, भूखमरी है भाई पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा, क्या बताएं, है ना। ऊपर से जो खाना प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसको टाइमली कंज्यूम नहीं करते तो वो सड़ के खराब हो जाता है, तो वेस्टेज है बेटा। क्या है बेटा, ये खाने की वेस्टेज ही तो है। खाना बड़ी जल्दी अगर सड़ जाएगा तो वेस्ट है। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार हम क्यों ना इस चीज को रोकें, चलो नया खाना तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ही, बट जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है क्यों ना हम कुछ ऐसी वेराइटीज बनाएं जो जल्दी से सड़े ना, जो जल्दी से सड़ेंगी नहीं, है ना, तो फायदा है। खाना अगर जल्दी जल्दी सड़ रहा है मतलब ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो बेटा उन्होंने ऐसा डीएनए बनाया, उन्होंने ऐसा टमाटर की एक वैरायटी डेवलप करी बेटा जो जल्दी से सड़ती नहीं है ना। उन्होंने क्या किया बेटा, जो नॉर्मल टमाटो होता है उसी के डीएनए के अंदर क्या करे, थोड़े चेंजेस करे, उसके डीएनए में थोड़े बहुत चेंजेस करे, बदलाव करे, और वो डीएनए बेटा वो टमाटर देखो, वो टमाटो 10 दिन बाद ये ऐसा है, ये ऐसा है, 20 दिन बाद इसकी शक्ल देखो और 20 दिन बाद इसकी शक्ल देखो, 45 दिन बाद इसकी शक्ल देखो और 45 दिन बाद इसकी शक्ल देखो। तो अच्छी बात है ना यार, हमने डीएनए में चेंज करा, डीएनए में चेंज करने के कारण क्या हुआ, सड़ा नहीं, तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो यानी कि जीन मॉडिफिकेशन करके क्या करा जा रहा है बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। और इन्हीं से हमें क्या मिलता है बेटा, इन दोनों को करके, है ना, इन दोनों को करके हमें क्या मिलते हैं, HYV सीड्स मिलते हैं। इन दोनों को करके हमें क्या मिलते हैं, HYV सीड्स। और जब HYV सीड्स हमें मिलेंगे, उन HYV सीड्स को हम सॉइल में डालेंगे और हमें बेटर प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। बेटा 2 स्लाइड्स और फिर हम सीधा ना क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। चलो चैट बंद कर रही हूं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट फिर सीधा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटा छोटा सा टॉपिक बचा है, ठीक है। अब बेटा देखो, हमें क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्यों करनी चाहिए, है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, सुन लो। हमें क्रॉप वेराइटी इंप्रूव क्यों करनी चाहिए, अरे भाई क्योंकि जब हम बेटर वेराइटी लेकर आएंगे, अगर हम बेटर वेराइटी लेकर आएंगे तो क्या फायदा होगा। अरे यार ये तो कैसे मूर्ख वाला सवाल है भाई, ये कैसी सवाल पूछ रही हो मैम आपने तो बताया नॉर्मल वेराइटी और बेटर वेराइटी। भाई बेटर वेराइटी जल्दी से सड़ती नहीं है, बेटर वेराइटी में न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, जैसे कि देखो गोल्डन राइस में न्यूट्रिशन ज्यादा था, विटामिन ए ज्यादा था, है ना, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा टेम्परेचर रेंज को झेल पाएगी, है ना। तो ये जल्दी देखते हैं, जल्दी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जब हम बेटर वेराइटीज लेंगे तो हमें ज्यादा ईल्ड मिलेगी, है ना। कहां हम सिंपल वेराइटी यूज करते थे तो 3000 टन पर हेक्टेयर मिलता था, अब हम अच्छी वेराइटी वाले सीड्स लाएंगे तो हमारी ईल्ड क्या होगी, बेटर होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्वालिटी इंप्रूव मतलब भाई देखो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होगी, क्वालिटी है ना, कि भाई देखो ये एक क्या है, ये एक मान लेते हैं संतरा है, इसमें विटामिन सी कम है, पर ये वाला संतरा है इसमें विटामिन सी ज्यादा है। तो भाई आप क्या है, आप बेटर वेराइटी लाओगे ना, आप बेटर वेराइटी लाओगे, है ना। इस वाले चावल में विटामिन ए कम है, इस वाले चावल में विटामिन ए ज्यादा है, तो आप ज्यादा वाला लाओगे। तो हम बेटा हाइब्रिडाइजेशन और जीन मॉडिफिकेशन करके क्या ला पा रहे हैं, ऐसी वेराइटीज ला पा रहे हैं जिनमें क्या होता है, बेटर इंप्रूव्ड क्वालिटी न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज्यादा होती है। इवन अगर हम बेकिंग क्वालिटी करते हैं, है ना, जैसे कि बेटा एग्जाम्पल बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, हम ऐसी वेराइटीज बना पा रहे हैं जिनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन बेटर होता है, बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, ज्यादा विटामिन ए, ज्यादा विटामिन सी एंड सो ऑन, ज्यादा प्रोटीन और ये सब, ठीक है। चलो एक और टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, बेकिंग क्वालिटी। क्या दिया हुआ है बेटा, बेकिंग क्वालिटी। अब बेटा बेकिंग क्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये है, देखो जैसे कि गेहूं होता है ना, जैसे बेटा कभी मम्मी के साथ चक्की पे जाना, चक्की आटा पीसिंग, है ना, तो चक्की पे बेटा जब हम आटा गेहूं पिसवाने जाते हैं और हमें आटा मिलता है, आटा पिसता नहीं गेहूं पिसता है फिर आटा मिलता है। तो अब देखो बेटा कई बार क्या होता है ना, गेहूं की क्वालिटी क्या है, व्हीट की क्वालिटी क्या है ना, वेराइटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रोटियां कैसी बनेंगी, है ना।
आप देखो बेटा, आप अपने घर में रोटी खाते हो, किसी और के घर में रोटी खाते हो, किसी और के घर में रोटी खाते हो ना, चाचा ताऊ मामा मामी के किसी के घर चले गए तो आपको थोड़ा रोटी में फर्क दिखता है। अब दिखता है ऐसी सॉफ्ट रोटियां मेरे घर में तो नहीं बनती है, या फिर मेरे घर में तो ज्यादा सॉफ्ट रोटी बनती है, इनके घर में ऐसी रोटी क्यों बन रही है? क्यों? क्योंकि बेटा जिस वैरायटी, जिस व्हीट से, जिस गेहूं से वो आटा बना है बेटा, उसमें फर्क होता है। इसलिए बेटा जब उसको पकाते हैं, उसको बेक करते हैं, है ना, रोटियां जब पकती हैं तवे पे या सिकती हैं, तो बेटा अलग तरीके से उनको हीट मिलती है, अलग तरीके से सबका रिस्पॉन्स होता है, इसीलिए बेटा वो स्वाद भी अलग होता है। कहीं की रोटियां सख्त लगती हैं, कहीं की रोटियां सॉफ्ट लगती हैं, क्योंकि वो बेकिंग क्वालिटी का फर्क है। ठीक है, वो बेकिंग क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? जिस गेहूं से वो आटा बनाया गया है, जिस गेहूं से वो आटा पीस के निकाला गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी क्या होती है बेटा, ये भी हम बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन और जीन मॉडिफिकेशन करके। उसके अलावा बेटा बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग एंड एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक है बेटा, देखो हमारा प्लांट बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को झेलता है। अब प्लीज सुनना इस बात को बेटा, ऐसी कौन सी चीजें हैं लिविंग जिनसे हमारे प्लांट को खतरा है? मैम कोई बैक्टीरिया उसको खा गया तो, है ना, बैक्टीरिया उसको डिजीज कर सकता है, फंजाई उसको डिजीज कर सकती है। हम बोलते हैं अरे हमारे पौधे पे फंगस लग गई, बैक्टीरिया है, फंजाई है, कोई प्रोटोजोआ है, कोई वायरस है ना। ये सब चीजें क्या है बेटा, ये सब चीजें हमारे प्लांट को इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। भाई अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, तुम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो बैक्टीरिया फंजाई वगैरह हमको क्या करते हैं बेटा, इन्फेक्शन करते हैं। तो प्लांट के अंदर भी बेटा ये बैक्टीरिया फंजाई वायरस क्या है, लिविंग है। ये सब क्या करते हैं बेटा, प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं और प्लांट को खराब कर सकते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, जीन मॉडिफिकेशन करके, डीएनए में बदलाव करके, हाइब्रिडाइजेशन करके ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जो क्या हो बेटा, डिजीज रेजिस्टेंट हो। क्या हो बेटा, डिजीज रेजिस्टेंट हो। तो बेटा है ना, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों करते हैं क्रॉप वेराइटी को इंप्रूव? क्योंकि हम इसके द्वारा ऐसी वेराइटीज बनाएंगे जिनको बीमारियां नहीं होंगी, जल्दी से बैक्टीरिया वायरस उनको खराब नहीं कर पाएगा। हम ऐसी वेराइटीज भी बना सकते हैं बेटा जो ड्रॉट रेजिस्टेंस होती हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट होती हैं। मतलब ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। आपने देखा होगा बेटा, बहुत सारी फसल ऐसी होती हैं जब बहुत ज्यादा कमी होती है पानी की तो बेचारी मुरझा के मर जाती हैं। बट आजकल बेटा डीएनए में बदलाव कर कर, हाइब्रिडाइजेशन कर कर ऐसी वैरायटी बना दी गई है जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा सूखा आ भी गया तो वो इजीली मरेंगी नहीं, वो झेल जाएंगी। तो यार ऑब्वियसली क्यों ना करें हम वैरायटी इंप्रूव। अगर हम ऐसी वैरायटीज बना सकते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन करके ऐसी वैरायटीज बना पा रहे हैं जो सूखा आने पे भी नहीं मुरझाती हैं, नहीं मरती हैं, तो अच्छी बात है ना, राइट। तो एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग भाई, नॉन लिविंग मतलब कौन सी चीजें हैं बेटा ऐसी नॉन लिविंग जिसकी वजह से हमारी फसल खराब हो सकती है? भाई नॉन लिविंग क्या बेटा, अगर बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए, लॉस ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो जाए, पानी की कमी। पानी की कमी क्या है, पानी की कमी क्या है भाई, एबायोटिक। रुको, स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस हो रहा है मैम, क्लास खत्म कर दो बस, बहुत स्ट्रेस। अरे स्ट्रेस का मतलब होता है प्रॉब्लम। आप ऐसे मान लो, प्लांट के लिए दो तरीके के स्ट्रेस हैं। प्लांट को दो तरीके का स्ट्रेस होता है, एक होता है एबायोटिक स्ट्रेस और एक होता है बायोटिक स्ट्रेस। वो प्रॉब्लम जो किसी लिविंग चीज की वजह से हो पा रही है, दैट इज बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक का मतलब भी होता है लिविंग, यानी कि वो प्रॉब्लम जो प्लांट को किसी लिविंग चीज की वजह से हो रही है, जैसे कि
प्लांट को बैक्टीरिया स्ट्रेस कॉज कर सकता है, प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, प्लांट को फंजाई स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं, प्लांट को वायरस स्ट्रेस कॉज कर सकता है, ये प्लांट के अंदर डिजीज करेंगे और प्लांट को प्रॉब्लम कॉज करेंगे। ठीक है। एबायोटिक, प्लांट को ऐसी कौन सी नॉन लिविंग चीज है जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है? ठीक है, तो भाई ड्रॉट, वाटर, स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो गया, ठीक है बेटा, फ्लडिंग हो गई, अगर ज्यादा पानी हो गया तो भी खराब हो जाएगा, है ना, फ्रॉस्टिंग, बे टाइम बिना वक्त की बर्फ पड़ गई वो भी खराब कर सकती है। ठीक है, सॉइल बेटा, है ना, सॉइल अगर खराब है उसकी वजह से भी क्या है बेटा, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सब कुछ प्रॉब्लम है जो हमारे प्लांट को स्ट्रेस देंगी। टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है ना, प्लांट भी लाइक अरे भाई फ्लड आ गया, अब मैं क्या करूं, है ना। तो भाई क्या है, क्या है, आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हम हाइब्रिडाइजेशन करके या जीन मॉडिफिकेशन करके ऐसी वेराइटीज बनाएंगे जो इन सब चीजों को झेल सकता है, इन सब चीजों को झेल सकता है। एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट, हमने ऐसी वेराइटीज बना ली हैं जीन मॉडिफिकेशन करके, डीएनए में चेंज करके, हाइब्रिडाइजेशन करके ऐसी वेराइटीज बना ली हैं, बैक्टीरिया कुछ नहीं कर पा रहा, प्लांट ऐसे खड़ा है, आजा आजा करके दिखा इन्फेक्शन, करके दिखा इन्फेक्शन, मैं तो रेजिस्टेंट हूं, कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा। ठीक है, तो आजकल बेटा ऐसी ऐसी क्या आ रही हैं, ऐसी ऐसी वेराइटीज आ रही है, जैसे कि एक बहुत ही फेमस वेराइटी है, मैं आपको बताती हूं, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन बेटा क्या है, कॉटन की फसल आप पढ़ते हो, कॉटन की फसल, कॉटन की फसल ब्लैक सॉइल में होती है ना, कॉटन भाई, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, राइट, कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, राइट। कॉटन की फसल को ना बेटा कीड़ा होता है, वो खा जाता है, बहुत डैमेज करता है, वो बहुत डैमेज करता है। साइंटिस्ट ने आजकल ऐसी ऐसी क्रॉप बना दी है, बीटी कॉटन इज अ टाइप ऑफ क्रॉप, जब कीड़ा आएगा उसको खाएगा वही मर जाएगा, कीड़ा मर जाएगा, क्रॉप को कुछ नहीं होगा गाइस। एक वो एड नहीं आती कॉकरोच की, कॉकरोच आएगा खाएगा मर जाएगा, नहीं बाहर जाके मर, कॉकरोच नहीं सॉरी यार, इनको ऐड आती है यार, किस चीज की, चूहे मारने की आती है, आई डोंट नो, चूहा मारने की आती है, किसकी आती है, एक ऐड आती है ना, वैसे बोलते हैं चूहा आएगा, पता नहीं कॉकरोच है चूहा है मुझे नहीं याद, आएगा खाएगा मर जाएगा। ठीक है, तो यस आजकल नहीं बेटा, हाँ साइंटिस्ट ने बेटा बीटी कॉटन, ऐसे और भी बहुत सारी वेराइटीज बना दी हैं, कीड़ा आता है खाता है मर जाता है, क्रॉप को कुछ नहीं होता, तो क्या है, क्रॉप क्या हो गई, रेजिस्टेंट हो गई, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा। तो ऑब्वियसली भाई एक किसान है जो ऐसी क्रॉप ग्रो कर रहा है, ऐसी कॉटन ग्रो कर रहा है जिसमें कीड़ा लगता है और क्रॉप खराब हो जाती है। एक बेटा कॉटन की वैरायटी है जिसका नाम है बीटी कॉटन, एक किसान ने वो ग्रो करी हुई है, तो अब वो अगर कीड़ा आ भी रहा है तो उसको खा भी रहा है तो मर जा रहा है, हमारी क्रॉप नहीं खराब हो रही, तो ऑब्वियसली हम ऐसी वेराइटीज बनाएंगे ना जो इन सबको झेल जाए। हाँ, लाल हिट काला हिट ये सब तुम्हें आता है ना, पढ़ाई लिखाई की बातें इनको नहीं आती। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, अब ये क्या है, अब देखो बेटा जल्दी से दो पॉइंट्स बचे हैं, फटाफट से डिस्कस करके फिर क्लास खत्म करेंगे। भाई साइंटिस्ट ने क्या कर दिया है, ऐसी वेराइटीज बना दी है जिनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन बदल दिया है। हाँ यस, मान लो बेटा हमारे पास एक वेराइटी है, हमारे पास मान लो बेटा एक वेराइटी है किसी प्लांट की, फॉर एग्जांपल चावल की, मान लो चावल की एक ऐसी वेराइटी है, एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है, जिसको मैच्योर होने में, मान लो बेटा तुमने आज उसको ग्रो किया, आज क्या है, डे 0 है, तुमने आज उसके बीज क्या है बेटा सॉइल में डाले हैं, ठीक है, और मान लेते हैं बेटा उसको क्या लग जाते हैं, पूरे 3 महीने लग जाते हैं ग्रो होने में, है ना, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूं, सच मत मान लेना सब कुछ ही। ठीक है, मान लो कोई वैरायटी है, आज तुमने उसका बीज डाला है, आज तुमने उसको बोया है, 3 महीने में जाके फसल रेडी होगी। ठीक है, साइंटिस्ट ने कहा नहीं यार, क्यों ना हम एक ऐसी वैरायटी बनाए, क्यों ना हम एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी बनाए जो आज तुम उसको क्या करोगे, है ना, आज तुम इसको क्या करोगे, ग्रो करोगे, और वो 3 मंथ्स मतलब 90 डेज, 90 डेज की बजाय वो केवल मान लो 2 मंथ्स, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे केवल 60 डेज में क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, 60 डेज में मैच्योर हो जाएगी। आपने क्या करा, मैच्योरिटी का ड्यूरेशन था भाई, उसको 3 महीने लग जाते थे मैच्योर होने में,
साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी क्या करी, एक ऐसी वैरायटी बनाई जो कि क्या कर रही है, अब केवल 60 दिन में पूरी मैच्योर हो रही है। अब तुम बताओ तुम क्या करोगे, अरे मैम 1 महीना बच गया, मतलब 1 महीना मैम हमें एक्स्ट्रा मिल गया, उस 1 महीने में हम क्या कर सकते हैं, कोई और फसल भी ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो बेटा 1 महीना कम हो गया, अब सोचो उस 1 महीने के लिए किसान का कितना फायदा हुआ। 1 महीना अगर उसको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता तो 1 महीना बेटा उसको और क्या करना पड़ता, इरिगेशन करना पड़ता। इरिगेशन मतलब पानी देना पड़ता, पानी देने के लिए भाई उसको क्या चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली चाहिए, उसका बिजली का खर्चा बच रहा है ना बेटा। 1 महीने के लिए उसको खाद वगैरह और डालनी पड़ती, 1 महीने के लिए उसको और चीजें यूज करनी पड़ती, तो उसका जो 1 महीने का खर्चा था मेंटेनेंस का वो बच गया। 1 महीने का बिजली का बिल, 1 महीना ट्यूबवेल का खर्चा, 1 महीना बेटा बहुत सारी चीजों का खर्चा उसका कम हो गया। तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन हम घटा कर क्या करा रहे हैं, किसान का फायदा करा रहे हैं। तो हम ऐसी वेराइटीज बना रहे हैं जो कि क्या कर सकती है, कम समय में मैच्योर होंगी, तो समय बचेगा तो पैसा बचेगा, पैसा ठीक है, तो पैसा बच गया, कितना फायदा हो रहा है किसान का, ठीक है। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, भाई हम ऐसी वेराइटीज बना रहे हैं, जैसे मान लो भाई पहले क्या है, हमारे पास कोई वेराइटी है, गाइस मुड़ूंगी नहीं, जूते पहने हुए हैं ठीक है, नए शूज पहने हुए हैं, मुड़ूंगी नहीं। हाँ, तो बेटा मान लो हमारे पास कोई प्लांट है जो केवल 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही सबसे अच्छी ईल्ड देता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ जाता है तो अच्छी ईल्ड नहीं दे पाता। पर साइंटिस्ट ने बेटा ऐसी वेराइटीज बना दी है कि लो भाई ले आओ तुम 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर लाओ तुम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उगाओ, कुछ नहीं होगा, ऐसे खड़ा रहेगा तुम्हारा पौधा तन के। प्लांट कह रहा आने दो, मैं नहीं होऊंगा बर्बाद, मेरे अंदर क्वालिटीज हैं, मेरा डीएनए बदल दिया गया है, मुझे नहीं लग रही गर्मी, मैं नहीं मरूंगा, है ना। वाइड रेंज में भी क्या कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है, पहले पौधा एक वैरायटी है, नॉर्मल वैरायटी है, केवल 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में ही अच्छे से ग्रो कर पाती है, नाजुक कली है ना। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद जैसे ही 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, उई माँ मैं मर गई गर्मी में, है ना। अब क्या हुआ है, हमने हाइब्रिडाइजेशन किया, डीएनए बदला, और डीएनए बदले के बाद हमने ऐसी वैरायटी बना दी है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में खड़ी है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में खुद को अडेप्ट कर लिया है उसने, ठीक है, कुछ नहीं हो पा रहा उसका, कोई मेरा नहीं बिगाड़ सकता कुछ, तो वाइड रेंज में अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। चलो बेटा आखिरी पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे पेपर में क्वेश्चन भी आता है बेटा, 2 पॉइंट है, फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। डिजायरेबल जो हम चाहते हैं, हमारी चाहत है, मेरी डिजायर है ना। एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जब हम प्लांट को एग्रीकल्चर के थ्रू ग्रो कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो कैसा ग्रो हो, है ना। अगर आपसे कोई पूछे, है ना, अगर बेटा किसी किसान से पूछे कि भाई आप एक फॉडर क्रॉप ग्रो कर रहे हो, उसने कहा हाँ भाई हाँ, हम फॉडर क्रॉप्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, यानी कि हम वाली क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं जो भेड़ बकरियां खाती हैं, है ना, कैटल खाती हैं, ठीक है। तो उससे किसी ने पूछा आप क्या चाहते हो कि फॉडर क्रॉप जो आप ग्रो कर रहे हो कैसी हो, उसने कहा कि भाई हमारी तो इच्छा ये है, हम तो ये चाहते हैं कि वो पौधा क्या हो, टॉल हो, लंबा हो, उसमें क्या हो, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो, है मतलब देखो बेटा, मान लो ये एक है, ठीक है। मान लो बेटा ये एक पौधा है, ये जो एक पौधा है जो कि बहुत ही शॉर्ट है और इसमें ब्रांचिंग ज्यादा नहीं है, और ये एक पौधा है जो कि क्या है, बहुत ही टॉल है और इसमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है। प्रोफ्यूज मतलब घनी, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, ब्रांचिंग हुई हुई है। बेटा मान लो तुमको एक दिन के लिए मैं भैंस बना दूं, मान लो बेटा तुम क्या हो, एक दिन के लिए भैंस हो, ठीक है ठीक है, मान लो बेटा तुम भैंस हो, यू आर बफेलो, आप क्या खाना पसंद करोगे एज अ भैंस, आप अपने लंच में, ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करोगे दोस्तों, जल्दी बताओ। ट्री नहीं है भाई अरे यार ये लो अच्छे से बना देती हूँ,
बेटा एज अ भैंस आप क्या खाना पसंद करेंगे बताइए। आपको एक दिन के लिए मैं भैंस बनने का मौका दे रही हूं, बताइए। आपके सामने दो पौधों को रखा गया, आप बीइंग अ भैंस किस डायरेक्शन में जाएंगे और क्या खाना पसंद करेंगे? आप बीइंग अ भैंस बच्चा कह रहा है हम तो ओट्स खाएंगे ओट्स खाएंगे मैम, मसाला ओट्स खाएंगे मैम, सफोला वाले ठीक है, समझ गए बेटा। तो भाई किसान भी ये चाहता है कि भाई हमें पता है हमें ये किसके लिए उगाना है, हमें ये फॉडर के लिए उगा है ना, हमें ये हमारी ये क्रॉप क्या है, फॉडर क्रॉप है। तो किसान हमेशा चाहता है कि भाई जो भी फॉडर क्रॉप में ग्रो कर रहा हूं वो क्या हो, बड़ी हो, टॉल हो, छोटी छोटी ना हो, ठीक है, और उसमें क्या हो, घनी ब्रांचिंग हो, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो, काफी ब्रांचिंग हो, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा लीफ होंगी, जितना ज्यादा लीफ वगैरह होंगी उतना खाना मिलेगा, है ना, क्योंकि मेहनत आप इतनी कर रहे हो और उसके बाद इतना सा खाना मिल रहा है, क्रॉप्स को क्या फायदा, ओ हमारे क्रॉप्स को कह रही हूँ, हमारे कैटल को इतना सा खाना मिल रहा है, समझ रहे हो। तो वो चाहता है कि अच्छी हाइट हो, जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा ब्रांच, जितना ज्यादा ब्रांच उतनी ज्यादा लीफ, जितनी ज्यादा लीफ मतलब उतना ज्यादा खाना, और यही तो चाहिए फॉडर क्रॉप में, खाना ही तो चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बेटा हमारी जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, है ना, हमारी जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं हम चाहते हैं वो कैसी हो, ड्वार्फ हो। अब ये बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है बहुत बच्चों को कि ऐसे क्यों, हम सीरियल क्रॉप क्या चाहते हैं, छोटी हो, उसकी हाइट ज्यादा ना हो, क्योंकि हमें हाइट से क्या लेना देना। देखो बेटा, मान लो बेटा ये एक सीरियल क्रॉप है, ठीक है, और ये एक सीरियल क्रॉप है, ठीक है। सीरियल क्रॉप का हमें क्या चाहिए, पत्तियां चाहिए, नहीं, हमें सीरियल क्रॉप का बेटा ग्रेन चाहिए। सीरियल क्रॉप का हमें क्या चाहिए, ग्रेन चाहिए। सीरियल क्रॉप का हमें क्या चाहिए, ग्रेन चाहिए। हमें वो मक्की का दाना चाहिए, हमें वो राइस का ग्रेन चाहिए, गेहूं चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें बेटा हमें उसकी लीफ से क्या लेना देना, हम इतनी हाइट बढ़ा के क्या करेंगे, हम इतनी हाइट बढ़ा के क्या करेंगे भाई, हमें तो केवल उसके दाने से मतलब है ना, गेहूं चावल मक्का, हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ ये ग्रेन चाहिए। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा लीव्स, और लीव्स हमारे काम की नहीं है, हमारे काम का क्या है भाई, हमारे काम का ग्रेन है। सीरियल में बेटा हमारे काम का क्या है, ये सीरियल ग्रेन है, सीरियल ग्रेन हमारे काम का है। इतनी लंबी टॉल हाइट करके इतनी सारी लीव्स बना के हमारा क्या फायदा, ठीक है बेटा। तो हम चाहते हैं कि ड्वार्फ हो और जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो वो सब ऐसे प्लांट की हाइट वाइट बढ़ाने में वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। तो ड्वार्फनेस, हमारी सीरियल क्रॉप ड्वार्फ होनी चाहिए और फॉडर क्रॉप टॉल एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग वाली होनी चाहिए। इसी के साथ गाइस हमारा जो एक मेजर पोर्शन था वो हो गया खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करेंगे और क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस हो गया, बच्चे कह रहे हैं बस करो बेटा, जल्दी से देखो चैप्टर मुझे खत्म करना है, ठीक है। क्या बचा है बेटा, नेक्स्ट क्लास में खाद, फर्टिलाइजर, मैन्योर की बात करेंगे और कैसे हम अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसके बारे में बात होगी और हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हो सकता है ना, हो सकता है 50-50 हो सकता है बेटा आपको नेक्स्ट क्लास रिकॉर्डेड मिले, ठीक है। हो सकता है आपको नेक्स्ट क्लास रिकॉर्डेड मिले, तो अच्छे बच्चों की तरह विदाउट कोई चीचा पीछा करे बिना अच्छे बच्चों की तरह लेक्चर देख लेना, ठीक है। चलो सलविंदर मैम, परमिंदर मैम, पता नहीं क्या क्या बना दिया इन्होंने मेरा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में भाई मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया है ना आज की क्लास में। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। रोहित भैया से बेटा जिस दिन आखिरी क्लास होगी ना उस दिन मिलाऊंगी, जिस दिन आखिरी क्लास होगी, जिस दिन हम इंप्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। रोहित भैया ना टी शर्ट नहीं पहनकर आए हैं पीडब्ल्यू के, ठीक है, तो वैसे अलाउड नहीं है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेरा जीना मोहाल, मेरा मरना मोहाल, समझ गए, सलविंदर मैम बना दिया तुमने मेरा। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।